नमस्कार। मैं नमस्कार। मानिक और मेरे साथ मेरे को होस्ट मोहित। सभी सुनने वालों को हमारा प्रणाम। ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट अब स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है। पॉडकास्ट का नाम है स्किन द कैट, फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। दूसरी बात, मैं आशा करता हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने या कई लोगों ने हमारा पहला पॉडकास्ट सुना होगा। तो अगर आपको कोई टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं जिनको हम कवर करें, या पिछले पॉडकास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने बात करी है और आप उन चीज़ों के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कृपया करके मैसेज भेज दीजिए हमको। ईमेल आईडी है info@skinthecatfitness.com, या आप स्पॉटिफाई पे भी एक कमेंट छोड़ सकते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर उन क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकें। आज का पॉडकास्ट हम मोहित बात करेंगे 3 या 4 अलग अलग चीज़ों के बारे में। पहले तो रेस्ट, रिकवरी और माइंडसेट। तो मैं मोहित शुरू करूँगा आपसे पूछना ये कि ये बताइए हमारे सुनने वालों को कि रेस्ट और रिकवरी का क्या महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है रेस्ट और रिकवरी एक इंसान के लिए जो जिम जा रहा है, वर्कआउट कर रहा है, और सिर्फ उनके लिए नहीं, जो लोग रोज़ 8 से 10 घंटे या 12 घंटे या 14 घंटे अपने काम पे भी डेस्क पे बैठे रहते हैं, राइट। उनके लिए कितना ज़रूरी है रेस्ट और रिकवरी, सब लोगों के लिए, और इसका महत्व ये ज़रूरी क्यों है और इसको अचीव कैसे करा जाए? ओके, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज आपने कोई वर्कआउट किया या फिर आपने कोई वर्कआउट नहीं किया और आपका थ्रू आउट द डे आपका जैसे भी डे जा रहा है, अब नाइट टाइम आया, आप फ्री हुए, तो अभी मोस्ट ऑफ द लोग या फिर मैं खुद भी कई बार ऐसा करता हूँ कि किसी मूवी या सीरीज को देखने लग गया, तो वहाँ बिजी हो गए। तो हमारा जैसे ही स्लीप टाइम होता है, जैसे बॉडी एक सर्केडियन रिदम फॉलो करती है। अब सर्केडियन रिदम क्या होता है ना, कि हमारी बॉडी की एक इनबिल्ट क्लॉक होती है जो प्लैनेट के साथ कनेक्टेड होती है। तो जिस हिसाब से प्लैनेट मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, वो उसी हिसाब से हमारी बॉडी की ओवरऑल कंडीशनिंग होती है। जैसे सपोज रात का जो 10 से 2 का टाइम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक डीप स्लीप के लिए। बट मोस्ट ऑफ द लोग सोते ही 12 बजे के बाद हैं। मैं बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स को बोल चुका हूँ कि प्लीज़ अपनी रूटीन ये करो। जैसे आपका रूटीन बहुत अच्छा है, आपको भी पता है कि जब आप टाइम से सो रहे हो और जब आप नेक्स्ट डे उठ रहे हो, और जब टाइम से नहीं सो रहे हो नेक्स्ट डे उठ रहे हो, तो कितना डिफरेंस होता है, राइट? देख क्या रहे हैं। तो सपोज आपने कोई वर्कआउट किया या फिर आपका डेली रूटीन लाइफ जो भी है, आपने रिकवरी और रेस्ट ऐसा नहीं है कि आप जब सोएंगे तभी स्टार्ट होगा। आप अपने ब्रेन को या फिर अपनी ओवरऑल एक्टिविटी को कितना कम कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं बैठा हूँ और कंटिन्यूसली मैं इंस्टाग्राम स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो हम एक्टिवेटिंग माई ब्रेन, और मेरा दिमाग इतना कंटिन्यूसली चल रहा है ना, और मैं तरह तरह की चीज़ें देख रहा हूँ जिससे मेरे दिमाग में अलग अलग तरीके के इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, जो कि नॉर्मल लाइफ में अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो आप इतना एक्टिव नहीं रहेंगे। सही कह रहे हैं। आपका ब्रेन इतना ओवर वाइडली चीज़ों पर वो प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि उसमें आपने एक रील देखी इमोशनल थी, नेक्स्ट रील देखी फनी थी, तो आप इतना जल्दी जल्दी इमोशन स्विच कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी कर रहे हैं अपने। तो एक तो ये चीज़ कि आप अपना स्क्रीन टाइम कितना लिमिट कर सकते हैं, वो आपको ओवरऑल रिकवरी और रेस्ट में हेल्प करेगा जी। ठीक है। सेकेंड, डाइट जब आप ले रहे हैं, अगर आप खाते एकदम सोएंगे तो डाइजेशन इतनी ज़्यादा प्रॉपर एक ऑप्टिमम लेवल पे नहीं होती है। सही कह रहे हैं। ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं फिर आपके स्लीप में एक डिस्ट्रैक्शन बनती है कि आपका भी पेट भरा हुआ है, आप लेट गए, नहीं आ रही नींद, बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, तो हमारा एक रूटीन बन जाता है। तो हम जैसे सपोज अगर मैं पूरा दिन थक गया, और तो मैं बेड पे जाके रात के टाइम में सो ही जाऊंगा जब मैं ज़्यादा थक गया हूँ, वरना एक रूटीन जब यूज टू भी होता है तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, हम पुश करते रहते हैं अपने टाइम को, क्योंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ द लोगों के पास वही समय होता है जो हमें लगता है कि जब मैं अपना मेरा समय। अब मेरा समय, हम ये नहीं देख रहे कि बॉडी की एक स्लीप साइकिल है जो 8-9 बजे के बाद आपका
जो ओवरऑल डाइजेशन है वो उतना उस ऑप्टिमम लेवल पे नहीं हो रहा, बॉडी स्लीप साइकिल उस स्लीप की तरफ मूव कर रही है, एक प्लेनेट ओवरऑल पूरी प्रकृति सो रही है बट हम जग रहे हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ बना लिया, लाइट्स बना लिए हैं, घर बना लिए हैं, टेलीविजन शोज बना लिए हैं, तो हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए, बट हम ये नहीं देख रहे कि उस टाइम पे अगर मैं सो जाता हूँ तो मेरा नेक्स्ट डे ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, मैं ज्यादा बेटर फील करूंगा और थ्रू आउट द डे मेरे अंदर बहुत एनर्जी रहेगी। एक चीज और होती है कि हम जब एक प्रॉपर स्लीप लेते हैं ना तो हमारी जो थ्रू आउट द डे हमने चीजें हमारे थॉट में आई, दिमाग में आई, हमारा दिमाग जब हम स्लीप में उसको प्रोसेस करता है और आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट है या फिर आपकी एक कॉग्निटिव फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है ये गुड स्लीप, अगर आप सही टाइम पर सो रहे हैं। सही कह रहे हैं। वर्कआउट और मसल रिकवरी में तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे कि अगर मैं डाइट और वर्कआउट को अगर एक साथ रख रहा हूँ तो स्लीप को मैं उससे अलग नहीं कर सकता। रेस्ट और रिकवरी, स्लीप, ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कितनी अच्छी डाइट ले लो, कितना ही अच्छी न्यूट्रिशन ले लो, कितना ही वर्कआउट अच्छा कर लो, बट अगर आप अपने आप को रेस्ट नहीं दे रहे हो, क्योंकि बॉडी बिल्ट ही रेस्ट में रहती है आप। सही कह रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही जब हम अपने आप को पुश करते रहते हैं ना कि जैसे सपोज रात का टाइम आया, हमने जो अपना मी टाइम सोचा हुआ और हम देख रहे हैं, फोन चलाना स्टार्ट किया, एक तो जो फोन की स्क्रीन लाइट होती है ना वो आपके ब्रेन को एक्टिव कर देती है, तो वो आपको सोने नहीं देगी। दूसरा, वो जो इमोशंस हमें उस टाइम पे हम फील कर रहे हैं, जो थ्रू आउट द डे कहीं ना कहीं जब हम काम करते हैं, जो अपने काम में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या फिर जो भी चीज हो, आप कई काम हम ऐसे करते हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि हमने कर दिया, बाद में हमें रियलाइज होता कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है। ये इसमें मोहित 2-3 चीजें आपने जरूरी जो बोली है जिनके ऊपर मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड करूंगा। बोलिए। पहली चीज जो मैंने अपने लाइफस्टाइल में देखी है, मैं भी शुरू में मतलब हमेशा सोया जल्दी ही हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसे रहा है कि 12, 12:30, 1 बजे सो के फिर 6 बजे उठ जाना या 5 बजे उठ जाना। तो कुछ चीज़ें जो मैंने देखी हैं अपनी ज़िंदगी में, जो मैंने नोटिस करी है, जो जिसने मेरे को हेल्प करा है, वो पहली चीज़ ये है कि रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिस्तर में एक टाइम घुस जाएंगे, फॉर एग्जांपल 9:30 बजे, 10 बजे, लेटेस्ट 10 बजे तक, तो आपको 15-20 मिनट वैसे भी लगेंगे अपना थोड़ा माइंड स्विच ऑफ करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप 10:30 से तो ज़्यादा लेट घुसे ही ना बिस्तर के अंदर। मेरा एग्जांपल, मैं जनरली करीबन 8:30 बजे तक बिस्तर में घुस जाता हूँ वीकडेज पे, और 9, 9:30 बजे तक हम सो रहे होते हैं। राइट। दूसरी चीज़ जो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे मोहित ने इसके ऊपर ऑलरेडी टच करा है कि फ़ोन और स्क्रीन टाइम ये सबका एक बहुत बड़ा एडिक्शन बन गया है, मेरा भी, मेरे परिवार के अंदर बहुत लोगों का, और हमारे सुनने वालों में भी से इनमें भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं अपने फ़ोन के ऊपर। तो हाँ, वो स्क्रीन जो लाइट का इफ़ेक्ट, आप जैसे आपने बोला आपके दिमाग के ऊपर होता है, वो एक और रीज़न है कि आप सो नहीं पाते, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर फिर वो चीज़ें चल रही हैं। राइट। तो कोशिश करिए कि फ़ोन का प्रयोग आप कम से कम आधा घंटा 45 मिनट सोने से पहले ना करें। तीसरी चीज़ जो मैंने देखी है कि अपने रूम को जितना डार्क बना सकते हैं, वो इतना आप उसको डार्क बनाइए, क्योंकि जितना आप उस रूम को अपने डार्क बनाएंगे उतना आपको स्लीप बेटर मिलेगी, हेल्प होएगा। आपने एक और पॉइंट बोला कि दिन भर हम काम कर रहे होते हैं और हमारे दिमाग के अंदर चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वर्क रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है। तो जो मेरे को हेल्प करा है वो है एक जर्नल स्टार्ट करना। आप दिन भर में लिखिए आपके थॉट्स क्या हैं। रात को अगर आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो आप उनको लिख लीजिए। बिल्कुल। क्योंकि जब आप उनको लिखेंगे तो आपको पता है कि आपने कुछ एक जगह उन थॉट्स को रख दिया है, और फिर आप सुबह यू कैन कम बैक, वापस आके उन थॉट्स के बारे में सोच सकते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं है। लेकिन आप एक किस्म से आपने उन थॉट्स को लॉक कर दिया अपने दिमाग से बाहर, दिमाग के अंदर नहीं, क्योंकि दिमाग के अंदर रहेगा तो आप पूरी रात उसको सोचते रहेंगे। इसके अलावा मेरे ख्याल से मोहित, हम इस सब्जेक्ट के ऊपर भी टच करेंगे आज। पिछले 6 से 8 महीने से मैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ,
अपने वर्कआउट के बाद या दिन में जब मैं अपनी गाड़ी में बैठ के काम पे जा रहा हूँ तो मेरे पास करीबन 45 मिनट से 1 घंटा है जब तक मैं काम पे पहुँचता हूँ। तो उस दौरान मैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ जो एक किस्म से एक मेडिटेशन है। बिल्कुल। और उसने मेरी काफ़ी हद तक मदद करी है मेरे माइंड को एक किस्म से कहते हैं काम करने के लिए। बिल्कुल। तो मेडिटेशन भी एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, और मेडिटेशन का मतलब यही नहीं है कि आप पहाड़ों में जाके बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साधु बन जाइए। नहीं, मेडिटेशन के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट दिन के चाहिए, उससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। आपको 5 मिनट के अंदर बस अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है। और आप क्योंकि आप योगा बैकग्राउंड से आते हैं, आप प्लीज़ बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा ग्राहकों को, हमारे सुनने वालों को बताइए कि कैसे ये कर सकते हैं जी। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैंने देखा है कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है आपकी बॉडी के लिए, लेकिन एक क्वालिटी ये होती है कि वो मेलेटोनिन बनाता है, जो स्लीप को हेल्प करता है। तो अगर हो सके तो आप लोग रात को मैग्नीशियम खाइए, क्योंकि मैग्नीशियम आपको आपकी बॉडी मसल्स को भी काम रखेगा, आपके ब्रेन को काम रखेगा, और मेलेटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये आपको स्लीप में हेल्प मिलेगी। ये तो कुछ चीज़ें हो गई स्लीप के बारे में, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि सब बोलते ये हैं कि भैया हम तो टाइम पे सो जाएंगे कल से, या आज से, या अभी से, हमको तो सोना है टाइम पे, लेकिन वो कभी हो नहीं पाता। बहुत लोगों से 90-99% लोग उस प्रोग्राम को फॉलो नहीं कर पाते, अपने आप से वादा करते हैं और अपने वादों को तोड़ देते हैं। तो अब वो वादे जो आपने अपने आप से बोला है, ये आप अपने आप को ये समझना ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा स्लीप एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकली नहीं, आपको मेंटली भी हेल्प करती है। अगली मॉर्निंग आप रिफ्रेश होते हैं, आप अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये जो बोलना और फिर उसको प्रैक्टिकली करना, इनके बीच में जो गैप है, इस गैप को कैसे पूरा करा जाए? ठीक है, देखिए, जैसे मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगा आपको। जैसे आपने बात छेड़ी जर्नलिंग की। हाँ जी। जर्नलिंग इतनी इम्पोर्टेंट चीज है ना, कि जब हम कोई थॉट प्रोसेस कर रहे हैं, हम उसमें गुम हो रखे हैं, हमें अपनी आसपास की सराउंडिंग्स का नहीं पता। बट होता क्या है ना, कि आप उसमें गुम हो गए हो, बट आपको रियलाइज भी नहीं हो रखा कि आप उस चीज को इतनी एनर्जी दे रहे हो। व्हेन यू स्टार्ट जर्नलिंग ना, तो आप अपने विचारों को देख पाते हैं कि मैं ये सोच रहा था। और समटाइम्स आपको अपनी बातें पढ़ के हंसी आएगी कि ये कैसी बातें सोचता हूँ मैं। और ये होता है हर किसी के साथ, कॉमन है। दिमाग का काम है थॉट प्रोसेस करना। एक दिन में एक एवरेज इंडिविजुअल कम से कम 50-60 हज़ार थॉट प्रोसेस करता है बहुत ईजीली, जिसका उसका कोई ज़रूरत भी नहीं है उसको इतनी, बट वो दिमाग का काम है। जैसे जब कॉन्शियसनेस, ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व हुआ ना, तो ह्यूमन ब्रेन बना है हमें सेफ रखने के लिए, हमें चीज़ों से कितना हम बच के रह सकते हैं, कि हमें कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, कंफर्ट में रखने के लिए, ठीक है। तो एक तो जर्नलिंग से आप अपने थॉट्स को देख पाते हैं, आपको समझ आता है कि एट द टाइम मैं ये सोच रहा हूँ। और होता क्या है ना, कि हम कभी भी सेम नहीं रहते। हम आज जो है ना, 5 साल बाद आपका डिफरेंट माइंडसेट होगा, राइट। हर किसी के साथ होता है। तो जब हमने जर्नलिंग करी, हमें दिखा कि अच्छा मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ और मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो मैं इसको देख के और अपनी ओवरऑल एक रूटीन नोट कर पा रहा हूँ, राइट। उसके बाद जब आप इस चीज़ को देखना स्टार्ट करेंगे, तो आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक तरीके से आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। योगा में जितना मैंने पढ़ा या मुझे समझ आया ना, योगा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस सिर्फ 2 चीज़ों को दी गई है। एक है प्राणायाम, दूसरा है ध्यान। अब ध्यान कोई किसी को सिखा नहीं सकता। ध्यान मैं जो मानता हूँ वो ये चीज़ है कि सपोज अगर आप कहीं नेचर में बैठे हैं, कहीं पहाड़ों पर बैठे हुए हैं, और आप किसी पहाड़ की ब्यूटीफुल सीनरी को देख रहे हैं, और आप बिल्कुल खो रखे हैं उस चीज़ के अंदर, और आप देख रहे हैं, और अभी एट द टाइम आप बस उस चीज़ को ना निहार रहे हैं। आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि ये पत्थर ऐसा क्यों है, वो पत्थर ऐसा क्यों है, आप सिर्फ देख रहे हैं। एट दैट टाइम यू आर फुली अवेयर, और अपनी सराउंडिंग से सीख रहे हैं। आप
उससे कनेक्ट कर रहे हैं। और नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी नेचर से बनी है, विदाउट फूड हम कुछ नहीं है। अब इतना बड़ा अगर आपका शरीर बना है तो कहाँ से बना है? खाने से ही बना है ना, नहीं खाओगे तो कुछ नहीं बनेगा। तो कॉन्शियस ईटिंग कि आप क्या खा रहे हो वही आपका शरीर बनेगा, और किस माइंडसेट से खा रहे हो ये चीज ओवरऑल आपके माइंडसेट पे बहुत इफेक्ट करती है। कि अगर आप जर्नलिंग करने से अगर आपको ये दिख पाता है कि अच्छा मैं ऐसे सोच रहा हूँ, आप अपने थॉट्स को देखना स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ओवरऑल थ्रू आउट द डे की एक्टिविटी देख पाएंगे। फिर दूसरी बात, जब हम जाते हैं स्लीप की तरफ ना, तो स्लीप भी वही सेम ही सिनेरियो प्ले हो रहा है। हम जब रात के टाइम पे लेटे हो ना, अभी हमें लग रहा है कि हमने बहुत काम करा हुआ है, अब मेरा मी टाइम है, मैं सीरीज देखूंगा, कुछ भी करूंगा, इट्स माई टाइम। मैं आपको मना नहीं करता, क्योंकि मैं किसी को अगर कुछ भी बोलूंगा या करने के लिए कहूंगा ना तो कोई नहीं करता, मैं भी कई बार अपनी बातें नहीं सुनता। तो इसके लिए मैं बस आपको एक चीज की सलाह देना चाहूंगा कि समटाइम्स आपको चूज करना होता है कि मैं क्या चाहता हूँ इन अ लॉन्ग रन, और मैं क्या चाहता हूँ अभी। अभी आप सीरीज देख लेंगे, अपना टाइम पास कर लेंगे, बट वही चीज आप अगर कंटिन्यूअसली पूरे हफ्ते कर रहे हैं, महीनों कर रहे हैं, तो आपका वो पैटर्न, आपका कैरेक्टर है वो, और जितना स्ट्रांग आपकी बिलीफ और कैरेक्टर होता है ना, उतना मुश्किल होता है उसको ब्रेक करना या फिर उससे ओवरकम करना, क्योंकि आप देखते नहीं है फिर अपने आप को, आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। तो एक चीज ये जो आपने बोली मोहित, एक चीज जो मैंने भी देखी है कि डाइट को लेके, राइट, देखिए बहुत लोग अधिकतर स्पेशली हिंदुस्तान में फैमिलीज के अंदर 10:30-11 बजे से पहले तो कोई खाना ही नहीं खाता। जो मैंने देखा है बहुत जगह, मॉडर्न सोसाइटीज। तो अगर आप अपना खाना 6:30 या 7 बजे तक खा सके, राइट, तो इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये रोज़ हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन और धीरे धीरे करके उसको एक हैबिट बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि करीबन जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि 66 दिन लगते हैं एक हैबिट को फॉर्म करने में। तो अगर आप 66 दिन तक कोई चीज़ लगातार करते रहेंगे तो वो फिर एक रूटीन और एक हैबिट बन जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि 1 बार 2 बार 3 बार के बाद लोग हार मान जाते हैं। बिल्कुल। एक दूसरी चीज़ मैंने ये देखी है, ये नहीं है कि हम लोग खाना लेट नहीं खाते, ऐसा होता है कई बार कि लोग लेट खाना खाते हैं, हम भी खाना लेट खाते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद अगर आप सिर्फ 15 मिनट निकाल के एक सैर के लिए जा सकें, बिल्कुल बिल्कुल, बिना अपने फ़ोन के, बिना ईयरपॉड्स के या किसी टाइप के म्यूज़िक के बगैर, सिर्फ आप और आपकी तन्हाई, आपकी तन्हाई, ठीक है, आप और आपकी तन्हाई, आप 15 मिनट के लिए सिर्फ घूम सकें, ठीक है, अपने नेबरहुड में पार्क है पास में, वहाँ पे, या सिर्फ अपने घर के सामने सड़क पे ऊपर नीचे 15 मिनट, तो वही बहुत आपको हेल्प करेगा आपका फूड डाइजेस्ट करने के लिए, एक, और दूसरा आपको आराम की नींद देने के लिए, क्योंकि वो ब्लड फ्लो बढ़ता है जी, आपको, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ग्लूकोज लेवल ड्रॉप करता है, राइट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट देगी स्लीप को लेके। आप जरा थोड़ा इन योगा के जो 2 एस्पेक्ट्स आपने बताए, एक ध्यान और दूसरा प्राणायाम, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा सुनने वालों को थोड़ा सा और ज्ञान दीजिए। जी बिल्कुल, कि कैसे करना चाहिए, कितना टाइम, किसी के पास टाइम नहीं है ज़्यादा, 5 मिनट 10 मिनट के अंदर हो सकता है, और किस प्रकार से इसे होना चाहिए, करना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, योगा में प्राणायाम और ध्यान को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। अब प्राणायाम का मतलब ये नहीं है कि आप अनुलोम विलोम ही करेंगे या फिर कपालभाति इज अ षटकर्म, बट आप अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, ये इस टाइप के आप मतलब स्पेसिफिक, अगर आप अपनी ब्रेथ को भी कॉन्शियसली फॉलो कर रहे हैं ना, तो भी वो प्राणायाम ही है। ठीक है, ठीक है। एक गौतम बुद्ध की मैंने एक बुक पढ़ी थी, ओल्ड पाथ वाइट क्लाउड, उस बुक में उनकी एक काइंड ऑफ बायोग्राफी है। तो जब वो अपने रियलाइजेशन के पाथ पे सर्च कर रहे थे ना, उन्हें बहुत सारे लोग मिले और बहुत सारे गुरु मिले जी। तो अल्टीमेटली जब वो सबसे सीख के उन्हें समझ आया कि मुझे कोई नहीं सिखा सकता, हर कोई अपने लिए खुद ही रीजन होता है, खुद ही सीख सकता है बंदा, कोई आपको सिर्फ बता सकता है। आप किसी चीज को जब तक नहीं समझते, जब तक आप उस चीज को मानते नहीं है, चाहे मैं कुछ भी बोलता हूँ आपके आगे, अगर आप उस चीज को नहीं मानते ना, तो मेरा बोलना वेस्ट है, मैं आपको चेंज नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो गौतम बुद्ध
दो चीज़ों के मतलब बातें तो काफ़ी चीज़ों के रिलेटेड टू दिस, वो ऐसी बात करते हैं कि जब आप खाना खाओ, एक तो खाना अकेले खाओ, अकेले इन अ सेंस कि शांत, उसमें कि आप जो मील कंज्यूम कर रहे हो आपकी बॉडी का पार्ट बनने वाला है, क्या आप उसके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हो, उसकी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो। हम खाना खा रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं और कहीं और लगे होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कितना खा लिया कितना नहीं खाया, हाफ फुल हाफ ओवर ईटिंग कर जाते हैं, कई बार नहीं रियलाइज होता। दूसरी चीज उन्होंने वॉकिंग मेडिटेशन के बारे में बताया। वॉकिंग मेडिटेशन क्या है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू एनालाइज योर सेल्फ, अपने थॉट्स को प्रोसेस करने के लिए। जैसे आपने कहा ना खाना खाने के बाद 15 मिनट, अगर आप डेली वो 15 मिनट भी अपने आप को दे रहे हैं ना, तो आप एक रूटीन बिल्ड करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। आप बहुत आसानी से अपने आप को, और आपको डिफरेंस दिखेगा, आपकी डाइजेशन बेटर होगी, राइट, आपकी स्लीप बेटर होगी। और जो वॉकिंग है ना, जितना आप स्लो और जितना अपने आप पे फोकस कर पाएंगे, एट दैट टाइम यू हैव योर टाइम, वो आपका मी टाइम है। अगर आपको चाहिए ना योर मी टाइम, दैट इज योर मी टाइम। अपने आप को जो खाने को लेके, सॉरी मोहित, मैं बीच में और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि अगर आप देखेंगे जापानीज लोगों को, एक आइलैंड है, मैं आइलैंड का नाम बोल रहा हूँ बट सेंचुरियंस कहते हैं इन्हें, कि सबसे ज़्यादा लोग जो 100 साल की उम्र से ज़्यादा हैं वो इस जापानीज आइलैंड पे रहते हैं। अब इस जापानीज फिलॉसफी की एक किताब है अकाई के नाम से, इकिगाई, हाँ। आपने अब इस किताब में क्या लिखा हुआ है खाने को लेके स्पेशली, कि भैया आप खाना खाइए जब तक आपका पेट 80% भरा हुआ हो। 80%। अब 80% कैसे भरेगा, इसका मतलब आपको थोड़ी, जब आपने खाना खाया है तब भी आपको थोड़ी सी भूख लग रही हो, बिल्कुल ठीक है, आपने पेट को मत भरिए बहुत, तो बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल, मतलब ओवर ईटिंग तो नहीं है, ओवर ईटिंग छोड़िए, थोड़ी सी भूख रखिए अपने पेट के अंदर जरा सी, डाइजेशन में हेल्प करेगा। प्लस इनकी फिलॉसफी ये है, और इसकी वजह से ये और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे कम्युनिटी लिविंग हो गई, एक दूसरे की मदद करना हो गया, सोशलाइजिंग हो गया, किस किस्म का आप खाना खा रहे हैं, फ्रेश खा रहे हैं, प्रोसेस्ड खा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा एक इशू है आज की डेट में कि सब लोग, हर कोई अधिकतर प्रोसेस्ड खाना खा रहा है, इजीली अवेलेबल है। तो प्रॉब्लम ये है मोहित, जैसे मैंने कहा कि भैया ये सारी चीज़ें हैं, ये सब ज्ञान है गूगल पे, सब जगह, सारी जगह, और मेरे जैसे, आप जैसे बहुत लोग ये ज्ञान बांट रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन ये ज्ञान बांटना, किसी का सुनना और फिर उनको एक्शन लेना, ये बहुत अलग चीज़ें हैं। हमने ऐसे पिछले पॉडकास्ट में बात करा था, मेरे को और अभी आपने भी इस चीज़ को छुआ है, और मैं इस चीज़ के ऊपर फिर से टच करना चाहता हूँ कि हम दो ही, जहाँ तक मेरे को लगा है, दो ही वजह से हम एक्शन लेते हैं। एक तो वो कोई हम ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो हमें बहुत एडवर्सली अफेक्ट कर रही है, राइट, ठीक है, हमें इफेक्ट कर रही है, हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, और हमें दिख रहा है अब कि भैया मेरे को इसके बारे में कुछ करना है, और वो भी हमें दिख तो रहा है, लेकिन अब वो किसी और ने बोला है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने बोला कि भैया ये करना ही है अब तुम्हें, हाँ, ठीक है, तो आप उसके ऊपर चेंज लाना शुरू करेंगे। दूसरी चीज, आपने किसी और को देखा, मोटिवेट, आप उसको देख के या सुन के मोटिवेट हुए, आपने बोला यार इसकी बात मेरे को समझ में आ रही है, मेरे को ये करना है, आपने वो कुछ दिन करा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 1.5 महीना, आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हुए। अब वो रिजल्ट्स एक किस्म से आपके लिए एड्रेनलिन है, आप बोलेंगे यार दिख रहा है मेरे को। हाँ, जैसे जब मैं 18 साल का था, मैंने पहले लिफ्टिंग शुरू करी, तो मैं शीशे में रोज जाके फ्लेक्स करता था, और जरा सी ट्राइसेप्स मेरे को दिखनी शुरू होती थी ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, यार ट्राइसेप्स आ गई देख, हाँ मोटिवेशन आ गई। तो वो मोटिवेशन कहाँ से आती है? वो मोटिवेशन, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, वो मेरी सराउंडिंग से आती है जी। और हमने पिछली बार इसके बारे में बात करी थी, कम्युनिटी से रिलेटेड, कि आप किस प्रकार के लोगों के साथ जी घूमते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जाने या अनजाने में वो लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा मानना ये है, मैं ऐसे लोगों के साथ रहना चाहता हूँ जो मेरे को रोज़ कुछ सिखाए और मेरे को ऊपर खींचे, बिल्कुल, ना कि ऐसे लोगों के साथ जो मेरे को नीचे खींचे। इससे अच्छा आप अकेले रहिए, जैसे आपने भी बोला था पिछली बार कि इससे अच्छा तो आप ऐसा रहेगा कि आप अकेले रहिए,
बी द मोटिवेशन फॉर अदर्स। हाँ, जैसे वो गाना है ना बंगाली किसका, एकला चलो रे। हाँ तो ये एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है लोगों के लिए समझना, मेरे हिसाब से आज की डेट में, जब हर कोई अपनी पूरी ज़िंदगी को ऑनलाइन डाल रहा है, राइट, और फिर आप उसको कंपेयर कर रहे हैं अपने आप से कि यार ये देख 90%, 90 क्या मैं बोलूँगा 99% ऑफ द टाइम जो आपको दिखाया जा रहा है वो है नहीं। हाँ ठीक है। हाँ, सच असलियत बात में, है। हाँ वो सच, जो असलियत में वो चीज़ है नहीं, जो आपको, जो पर्दे के पीछे सच है ना, वो दिखाते नहीं है। तो अब आप, ये जो पूरा एटमॉस्फेयर हमारा बना है, इसमें आप देखेंगे लोग अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, सारा दिन का काम का टेंशन, वर्कआउट करा, ठीक है, सुबह या शाम, फिर शाम को आके तो वर्कआउट कर रहे हैं, सुबह वर्कआउट कर रहे हैं, तो मेंटली एग्जॉस्ट हो गए हैं, फिजिकली एग्जॉस्ट हो गए हैं, ठीक है। फिर घर पे आके उस एग्जॉस्शन से दूर होने के लिए वो क्या करते हैं कि अपना भैया mind एक, divert हाँ, कुछ अपना माइंड को डाइवर्ट करते हैं, किसी ऐसी चीज से डाइवर्ट करते हैं जो उनको ये सारे जो उनके दुख या सुख हैं या दर्द या बीमारियां हैं, स्ट्रेस से दूर हो जाए। लेकिन आपके विचार से, आपके अपने एक्सपीरियंस में सबसे बढ़िया स्ट्रेस रिलीवर क्या है? मैं सबसे पहले, वो आपने इकिगाई की बात करी, मैं एक श्लोक है योग में कि सुस्निग्ध मधुर आहारस्य चतुर्थ अंश विवर्जिता। तो जो भी खाना आपको अच्छा लगे, राइट, आपके मन को अच्छा लगना चाहिए, और चौथा जो भाग है उसका 1/4 हटा के, वो आपके लिए एक अच्छी मील है, ठीक है, राइट। जैसा इकिगाई में 80% ऑलमोस्ट सेम ही बात है। दूसरी बात आ जाती है थॉट, वो जो खाना जो है ना, सिर्फ वही आपका आहार नहीं है। हम जो बातें कर रहे हैं लोगों से, हम जो माइंडसेट लोगों के सामने रख रहे हैं, आप किसकी कितनी बात सुन रहे हो, आप कॉन्शियसली कितना सुन रहे हो, सबकॉन्शियसली कितना सुन रहे हो, आपको नहीं पता, क्योंकि आप अवेयर जितना रहोगे उतना आपको रियलाइज होगा। तर्क बहुत जरूरी है कि आप किसी की बात से अंधे की तरह विश्वास मत करो। हम भी जो बोल रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप कोई गलती हो हमें सुधारो, या फिर हमें कुछ आप हेल्प कर सकते हो कि हम आगे कुछ और बेटर बता सकते हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स समथिंग बेटर। परफेक्ट कुछ नहीं होता, बट प्रोग्रेस हमेशा होती है। तो जैसे आहार है ना, हम जो अपने ब्रेन को फीड कर रहे हैं, उस पे जो आप मॉडरेशन लगा रहे हैं ना, या फिर जो आप उस पर फिल्टर लगा रहे हैं, उस पर आपको खास ध्यान देना चाहिए कि आप जो संगति है ना, वो आपके माइंडसेट को बिल्ड कर रही है। बिल्कुल, राइट। अब ये कंपैरिजन जो आ जाता है ना, आप किसी से कुछ कंपेयर नहीं कर सकते। एक सेम घर में दो सेम भाई, सेम इन्फ्लुएंस, सेम खाने के साथ भी बड़े होंगे ना, तब भी बिल्कुल सेम नहीं होंगे। तो आप कंपेयर किस बेस पे कर रहे हैं कि उस बंदे की फिजिक अच्छी है, मेरे को वैसी फिजिक बनानी। हाँ, एक गोल या फिर एक आइडल, एक फिगर रख सकते हो आप, बट आप यू कैन नेवर कंपेयर योरसेल्फ, क्योंकि आपको नहीं पता उस बंदे ने क्या करा है, क्या नहीं करा। वो करना भी, आपको कंपेयर करना भी, कंपैरिजन से क्या होता है ना कि आपका मेरे हिसाब से बहुत लोगों का सेल्फ एस्टीम, राइट, डैमेज हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो सारा टाइम ये देख रहे होते हैं कि यार वो दूसरा आदमी क्या कर रहा है, और फिर उनका फोकस चल जाता है दूसरे आदमी पे, बिल्कुल, और उनका फोकस हट जाता है अपने से समझ रहे देखना। हाँ, भैया वो देखो क्या कर रहा है। अब वो भैया तुमने 50 मिनट तो खर्च कर दिए दूसरों की रीलें देखने में, उन 50 मिनट में तुम अपने ऊपर काम कर सकते थे। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि देखिए, सोशल मीडिया पे अभी हमने डालना शुरू करा है कुछ, मेरे ख्याल से 6-8 महीने पहले जी, वर्कआउट के वीडियोस, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम तो कुछ डाल ही नहीं रहे थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे थे, हम कर तो रहे थे, कर रहे थे ना। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कुछ चालू कर रहे हैं, आप कोई भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ सुधार लाना चालू कर रहे हैं कि भैया मेरे को कुछ चेंज लाना है अपनी लाइफ के अंदर, तो भैया वो सबको अनाउंस मत करिए। बिल्कुल, पहले काम करिए। अब जैसे आपकी और मेरी बात हो गई, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमने 2 साल पहले फाउंडेशन बनानी शुरू करी। बिल्कुल, हमने वर्कआउट करने शुरू करे, कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद हमने वीडियोस डालने शुरू करे, वो भी इसलिए डालने शुरू करे प्रमोशनल के लिए नहीं, अपने लिए। उसके बाद फिर हमने
और ज्ञान लिया और ठीक से समझे सब्जेक्ट मैटर को। 2 साल के बाद ये हमने पहला अपना पॉडकास्ट शुरू करा। अब बहुत बार क्या होता है ना कि एक्साइटमेंट के अंदर लोग अनाउंस कर देते हैं चीजें कि मैं ये करने वाला हूँ, ठीक है, और फिर वो चीज होती नहीं है। आप 90% टाइम्स ये देखेंगे कि लोग जो बोल देते हैं ना करने से पहले, वो काम नहीं होता। लेकिन उसका एक ऑपोजिट इफेक्ट भी है जो मैंने देखा है अपने ऊपर जी, कि कई बार जब मैं जाके सोशली कुछ बोल देता हूँ ना तो मैं जानबूझ के बोलता हूँ क्योंकि वो मेरे ऊपर प्रेशर बन जाता है, रिवर्स प्रेशर कि यार अब तो मैंने बोल दिया, अब तो मेरे को करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो लेकिन ये बहुत डेलिकेट खेल है। राइट, ये सॉरी फॉर स्टॉपिंग यू, बट ये तभी एप्लीकेबल है जब आप अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड है। अगर आपका माइंडसेट है कि आप कर सकते हैं ना, तभी आप उस चीज को उस वे में ले सकते हैं। अदरवाइज बंदा, जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप मना कर रहे हो। हाँ, आप मना कर देते हो, आप ये सोचते हो मैं कल से करूंगा, बट आप ये नहीं सोच रहे कि आप ये कल पिछले 1-1.5 महीने से खींच रहे हो। नहीं, लेकिन ये जो इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स और रील्स जो बन रही है ना, ये डोपामीन हिट देती है आपको। आप देखते हैं इसको और आपको अच्छा लगता है। अब क्या है ना कि हर किसी को वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और वो जैसे कहते हैं ना नशा चाहिए, 5-10 मिनट का खुश होने का। तो जब आप कुछ अपना फोन उठा के कुछ उसके ऊपर डालते हैं ना इंस्टाग्राम के ऊपर अपने बारे में, तो आपको अच्छा लगता है। आप कुछ अनाउंस कर दिया आपने कि भैया मैं तो ऐसे करने वाला हूँ। भैया पहले आप करो, कुछ एस्टैब्लिश करो, कुछ बनाओ, उसके बाद आप पूरी दुनिया को दिखाओ कि आपने कितनी मेहनत करी है करने के लिए। लेकिन ये जो डोपामीन का हमारे को एक एडिक्शन हो गया है। बहुत अच्छी चीज़ है डोपामीन, लेकिन बहुत ख़राब चीज़ भी है क्योंकि हमें हमारा ये सारी चीज़ें इंटरनेट से रिलेटेड हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना इतना ज़्यादा कम हो गया है। बिल्कुल, आप खुद ही देख लीजिए, आप किसी से बात करेंगे ना तो में लॉस कर जाता है। 2-3 मिनट के बाद उसका मतलब उनका ध्यान आपकी बात पे नहीं है, उनका ध्यान इसमें है कि आप आसपास और कौन है, मैं किससे बोलूं, मैं कैसी दिख रही हूँ, बंदे को देख रहे हैं कि अगला बंदा क्या कर रहा है, अगला बंदा क्या। तो नॉट फोकस्ड। आपका जो योगा से लेके ध्यान के ऊपर जो एम्फेसिस है वो भैया ध्यान कैसे बनाया जाए, क्योंकि आज की डेट में वो एक बहुत बड़ी कमी है सबके अंदर कि भैया हर किसी का माइंड इतनी सारी चीज़ों में डाइवर्टेड है कि वो एक चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। इसकी वजह से वो कुछ चीज़ ठीक नहीं कर पाते। बिल्कुल, क्योंकि उनका ध्यान इतनी जगह बटा हुआ है कि वो एक जगह फोकस्ड ही नहीं हो पाएंगे। तो वो ध्यान को एक जगह फोकस करके कैसे काम करा जाए? ठीक, देखिए मैं एक चीज़ मानता हूँ कि एवरीथिंग जो भी हम कर रहे हैं ना, हम उसके लिए ना अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ मेडिटेशन भी ऐसा होता है ना कि जब आप फोकस या फिर अपनी अवेयरनेस सिर्फ अपनी ब्रेथ पे भी अगर फोकस्ड हो रहे हैं तो आप अपने आप को जैसे एक चीज़ की तरफ ना मूव कर रहे हैं कि हाँ मैं एक स्टिलनेस में आ सकता हूँ। अब वो स्टिलनेस आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होती रहेगी, जैसे मेडिटेशन या फिर ध्यान अगर आप 5 मिनट भी कर रहे हो ना, वो आपको ऐसा नहीं है कि करा और ख़त्म हो गया। वो एक तरीके से आपने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि समटाइम्स हमें अपने आप से डिसएग्री होना पड़ता है। अगर हम हमेशा अपने आप से एग्री करते रहेंगे ना, दिमाग देखो, अब जैसे मैं वर्कआउट की बता रहा था आपको लास्ट टाइम कि वर्कआउट बॉडी के लिए एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ओपन करता है, स्ट्रेस है, राइट। बॉडी के लिए वो ऐसा है जैसे आपके पीछे कोई आपकी जान लेने के लिए भाग रहा है, बस। बट हमारा फोकस किस चीज़ पे है एट दैट टाइम? हम सोच के बैठे हैं कि ये वर्कआउट मुझे बेनिफिट करेगा। दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है कि वो बॉडी को, जो बॉडी कह रही है उसको सप्रेस करके ना, जो वो दिमाग समझ रहा है ना, उसको प्रमोट करता है कि आप। तो इसीलिए समटाइम्स ना अगर आप ध्यान की या फिर मेडिटेशन जैसे वॉकिंग से अगर हम इनिशिएट कर सकें तो धीरे धीरे करके आपको रियलाइज होना स्टार्ट होगा कि हाँ मैं अपनी ब्रेथ के साथ साथ अपने फुटवर्क पे जब मैं फोकस कर रहा हूँ ना, तो मैं दिमाग इतना फ्रीली मूव नहीं कर रहा, उसको टेम नहीं करना, क्योंकि दिमाग बहुत, अब मोस्ट ऑफ द चीज़ें ना दिमाग के थ्रू होती हैं। सब सारी चीजें मोस्ट ऑफ तो नहीं, सारी चीजें होती है ऑलमोस्ट। तो अगर दिमाग को दुश्मन बना लोगे ना तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। शैतानी दिमाग, बिल्कुल। फिर आप ऐसे हो जाओगे कि आप कोशिश करते रह जाओगे कि मुझे करना है, बट वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत समझदार है, आपको मिनट में घुमा देगा। एक आपने किताब अगर पढ़ी नहीं है तो वो जरूर पढ़िए, थिंकिंग फास्ट एंड थिंकिंग स्लो।
ओके डैनियल उनका लास्ट नाम मैं भूल रहा हूँ, बट किताब का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड थिंकिंग स्लो। ठीक है, नोबेल प्राइज लॉरिएट है, इन्होंने किताब लिखी है, और ये आपको आपका दिमाग कैसे काम करता है ना, इसके बारे में बताते हैं कि 2 सिस्टम है, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। सिस्टम 1 है फास्ट रिस्पॉन्स सिस्टम और सिस्टम 2 है स्लो रिस्पॉन्स सिस्टम, क्योंकि आपको उसके पीछे थॉट देना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हैं, समटाइम्स रिफ्लेक्सेस और समटाइम्स हाँ, तो अब मेरे को पता है कॉफी का मेरे को उठाना है और मेरे को कॉफी पीनी है, सिस्टम 1 है, ये मेरे सिस्टम के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। लेकिन अब आप मेरे से एकदम से कुछ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से पूछेंगे मानिक मेरे को बताइए 128 into 300 कितना है, मेरे को एकदम से रुकना पड़ेगा, हाँ, सोचना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। वो आ गया सिस्टम 2। सिस्टम 1 अधिकतर हम अपनी जिंदगी सिस्टम 1 के अंदर जीते हैं, ठीक है। हम सोचते नहीं है, हाँ, हमारा रिस्पॉन्स आ जाता है, हाँ, हमें पता है कि हमें लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, ठीक है, हमें पता है कि बैठना है, उठना है, ठीक है, कंडीशन है, सोचते भी नहीं उसके बारे में। हाँ, उसके बारे में आप सोच नहीं रहे, आप ये कि आप खुद ही सोचिए कि इन चीजों के बारे में आप नहीं मतलब आप इंटरनली ये आ गया एकदम से, आपने सोचा है लेकिन आपने इसके बारे में सोच नहीं रुके नहीं है सोचने के लिए। तो ये जो सिस्टम 1 है, इस सिस्टम 1 के अंदर आपको अपनी हैबिट्स को इनग्रेन करना है, ताकि ये फिर आपको इनके बारे में सोचना ना पड़े करने के लिए, राइट। कुछ टाइम कई बार ऐसा होता है कि आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है कि सुबह मैं उठ के वर्कआउट के लिए नहीं जाना चाहता, तो यार नहीं जाना आज, ठीक है, आज नहीं, आज हो गया, बस खत्म, आज मैं रेस्ट करूंगा। लेकिन फिर मैं चले जाता हूँ, हाँ, मेरे को अच्छा लगता है, जाने के बाद बोलता हूँ हाँ अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा करा। लेकिन ये एक प्रोसेस है, ये एकदम से नहीं होएगा, बिल्कुल, वो धीरे धीरे होएगा। और जहां तक मैंने सीखा है, जो चीज़ें ना मेरे को हेल्प करा है कि आप दिन में एक चीज सुबह उठते ही ऐसे करिए जो बहुत ज्यादा टफ हो, जो आप नहीं करना चाहते, वो सुबह उठते ही कर लीजिए, हाँ, ठीक है। चाहे वो कुछ पढ़ना हो, चाहे वो किसी को ईमेल लिखनी हो, किसी को जवाब देना हो। मेरे लिए क्या था कि मेरे को बर्फ के ठंडे पानी के अंदर रोज सुबह उठ के घुसना है। मेरे को चाहे ठंड हो या गर्मी हो, हाँ, बताओ, तो मेरे को उसके अंदर ठंडे पानी के अंदर, क्योंकि क्या है ना, एक बार मैंने वो कर लिया फिर सारा कुछ ईजी है, बिल्कुल, मेरे लिए। फिर मैंने अपने दिमाग को हरा चुका हूँ, अब मैंने ये कर लिया, अब मैं रेडी हूँ कोई काम के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल। तो जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम ये है कि हर किसी को पता है कि करना क्या है, लेकिन उनको लगता है बहुत टफ है, और आप अगर डिफिकल्ट टास्क्स को नहीं करेंगे ना तो आप कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल। और एक बार वो आपने डिफिकल्ट टास्क को एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, फिर वो इजी बनना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक एक रूटीन के अंदर आना भी एक किस्म से एक रूटीन ही है, आप समझ रहे हैं। आपको ये एकदम से नहीं होएगा, हाँ, आपको टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। ये नहीं कि आपने आज डिसाइड करा कि मैं रोज 9 बजे सोऊंगा तो आप रोज 9 बजे बिस्तर के अंदर है, नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको काम भी होंगे, लेकिन आपकी सोच के अंदर वो चीज रहनी चाहिए, हाँ, आपको पता होना चाहिए कि मेरा टाइम अब सोने का हो गया, कॉन्शियसली। इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे आपने बहुत बढ़िया बात बोली और मुझे लगता है लोगों को पढ़नी चाहिए वो बुक, मैंने भी नहीं पढ़ी, मैं भी पढ़ूंगा। जैसे सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का मुझे नहीं मालूम, बट रिलेटेड टू जो वर्कआउट जब मैं पढ़ रहा था, मैंने बहुत सारी चीजें देखी ना, तो क्या होता है ना कि कुछ चीजें, जैसे सपोज हम गाड़ी चला रहे हैं, सीख रहे हैं, इनिशियली हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्लच कैसे दबाना है, गियर कैसे लगाना है, ग्रेस कितनी देनी है, हाउ टू लिफ्ट द कार, ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको इनिशियल स्टेज में बहुत डिफिकल्ट लगता है। आप कई बार इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यार मैं नहीं सीखा, लोग छोड़ने की भी सोचते हैं, बट जब आप सीख जाते हैं ना तो आप बात कर लेते हैं चलाते कार, आप फोन चला लेते हैं, सोचो, सही कह रहे हैं। अब एट दैट टाइम, अब इसमें 2 चीजें मैं समझाना चाहूंगा। पहली चीज ये कि हुआ क्या ना कि पहले आपको अपने ब्रेन से प्रोसेस करनी पड़ती थी वो सारी चीजें कि मैं कैसे कर रहा हूँ इस मूवमेंट को। जैसे जैसे आपने टाइम दिया ना उस चीज को, वो आपकी स्पाइन में लोड होगी वो इन्फॉर्मेशन, और स्पाइन अपने आप में अपना एक ब्रेन की तरह फंक्शन करती है कि जो चीज आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, जैसे उठना हो गया, चलना हो गया, हम सोचते भी नहीं इसके बारे में, वो स्पाइन के थ्रू हो रहा है, वो सिस्टम 1 में लोड हो गया। मतलब इट्स लाइक कि आपकी कोई प्रोग्राम है, ये आप में लोड हो गया, अब आपको इस पे ना फोकस करने की जरूरत नहीं है, राइट। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने ब्रेन को उस स्टेट में वापस ले जाओ जहाँ पे आप
फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, जैसे सपोज आप पुशअप्स करना सीख रहे हो, इनिशियली आपको मुश्किल लगेगा, धीरे धीरे करके जब आपके लिए इजी हो जाएगा तब आप लोडेड पुशअप्स करने की कोशिश करो, या फिर आप प्लायो पुशअप्स करने की कोशिश करो, कि आप अपने आप को उससे एक लेवल ऊपर ले जाने की कोशिश करो जो आपके लिए डिफिकल्ट हो। अभी आपके लिए उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उससे जो हमारी न्यूरल फंक्शनिंग होती है ना, न्यूरल डेवलपमेंट होती है, वो बेटर होती है। हम अपने दिमागी स्तर पे ना उसको एक चैलेंज दे रहे हैं। और जो आपने दूसरी चीज बोली कि एक ऐसा काम जो आपको नहीं करना चाहते और आप उस काम को कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आपकी अपने दिमाग के ऊपर जीत होती है ना, तो आप फिर एक चीज समझ जाते हैं कि इसकी हर चीज मुझे सुनना या करना जरूरी नहीं है। अगर मेरे दिमाग में 10 थॉट आ रहे हैं तो मैं 10 के 10 थॉट को इतना एंटरटेन नहीं करूंगा। मैंने कुछ चीजें डिसाइड करके, जैसे कि कुछ चीजें मैंने अभी बोली थी थोड़ी देर पहले कि कुछ चीजें लॉन्ग रन के लिए होती हैं, कुछ शॉर्ट रन के लिए होती है। आप अभी इंस्टेंट प्लेजर ले सकते हो जिससे आपको कुछ नहीं मिलेगा और आपको मालूम है इससे अभी तक आपको क्या मिल रहा है। एक लॉन्ग रन आप अपने आप को गोल दे सकते हो कि मैं 2 महीने 3 महीने के बाद मैं अपने आप को इस पोजीशन पे या फिर इस स्टेट में देखना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा डेली दे सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको काम करने में, आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में। जब आप एक एनवायरनमेंट में जाते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट है जहाँ पे ग्रीनरी है, तो आपकी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में शिफ्ट हो जाती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ऐसा होता है कि जैसे जब आपके पास कोई स्ट्रेस आना स्टार्ट हुआ ना, तो बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में शिफ्ट हो जाएगी, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में आ जाएगी। तब आपकी बॉडी एक लड़ने या फिर एक बचने के मूड में, राइट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बॉडी अपने आप फंक्शन कर रही है, तो आप नेचुरली काम होना स्टार्ट कर रहे हो। जब हम इतना अपने आप को नेचर से सेपरेट कर लेते हैं, हम अपने बनाए हुए घरों में या फिर ऑफिस में या फिर कार्स में हम वॉक भी नहीं कर रहे, हम अपने आप को इतना जड़ बना देते हैं ना कि मूव ही नहीं करना चाहते, तो आपके लिए डिफिकल्टी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये बहुत जरूरी बात कही, और मेरे ख्याल से अधिकतर सारे सुनने वालों ने ये चीज खुद भी एक्सपीरियंस करी होगी कि जब वो पहाड़ों में जाते हैं या समुद्र के किनारे जाते हैं या ट्रैक पे जाते हैं, तो बोलते हैं यार ये कितना अच्छा लग रहा है, हम वापस आके इतने रिफ्रेश्ड हैं, कहाँ आ गए हैं। तो एक तो नेचर की बात ये हो गई कि भैया आप एक नेचुरल एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे खुलने में है बाहर, जहाँ पे कॉन्क्रीट जंगल नहीं है, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा, एक दूसरा ये भी हो गया, नेचर आपका सिर्फ एक चीज एक्सटर्नल हो गया, इंटरनली मतलब आपका पर्सनल जो वातावरण है आपके घर के अंदर जी, आपके दोस्तों के साथ, ये भी बहुत जरूरी एक किस्म का ये भी एक नेचर ही है। हाँ। मतलब एक किस्म से आप ये बोल सकते हैं कि ये हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट ही है कि हम किस एनवायरनमेंट के अंदर अधिकतर, इस एनवायरनमेंट के आप अधिकतर रहते हैं, राइट। अधिकतर लोग इसी एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। तो मेरा मानना ये है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ ये, कि भैया बी वेरी केयरफुल कि आप किस प्रकार के लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। क्योंकि और ये एक नोन फैक्ट है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं कि आपकी जो 5 क्लोजेस्ट दोस्त है ना, या जिनके आप सबसे ज़्यादा नेटवर्क करते हैं, जिनके साथ सबसे ज़्यादा बात करते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपकी जो नेट वर्थ है ना, वेदर वो दैट इज कैलकुलेटेड इन मनी, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, वो क्यूमुलेटिवली नेट वर्थ उनके अराउंड ही होगी। वो जो 5 लोग हैं ना, उन्हीं की तरह होगी। अगर वो 5 लोग सारा टाइम रो धो रहे हैं, तो आप भी रो धो रहे हैं। हाँ, आप चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ब्रेक डाउन हो जाएंगे अगर आप उन चीज़ों को अपने आप को उस सिचुएशन से दूर नहीं रखेंगे। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, मैं फिर एक चीज़ बोलूँगा जो आपने अभी इसके ऊपर बात करी थी, नेचर के ऊपर, कि भैया हम लोग, बहुत सारे लोग, क्योंकि ये फिटनेस और लाइफस्टाइल का पॉडकास्ट है इसलिए मैं वापस इस चीज़ के ऊपर आना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया हमें तो फिट होने के लिए जिम जाने की ज़रूरत है। हाँ, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपको जिम जाना है फिट होने के लिए।
मैं ये उदाहरण ठीक तो नहीं है लेकिन मैं उदाहरण फिर भी दे दूंगा कि अगर आप देखेंगे जेल के अंदर, स्पेशली अमेरिका के अंदर, सबसे ज़्यादा फिट लोग कौन होते हैं? जो भैया कैदी है। वो एक छोटे से 4x6 कमरे के अंदर पुल अप, पुश अप, स्क्वाट करके अपनी बॉडी बना रहे हैं, ठीक है। मैंने खुद करीबन 2 साल अपने घर के अंदर एक छोटे से, तुमने तो देख रखा है वो कमरा, मेरे ख्याल से वो 10 फुट बाय 20 फुट का कमरा होगा, उसके अंदर मैंने लोड करा है। उस कमरे के अंदर मैंने सब कुछ करा है, ठीक है, एक्सरसाइज रिलेटेड। तो मैं एक्सरसाइज रिलेटेड, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करनी है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको जिम ज्वाइन करना है। आप अपने कमरे के अंदर छोटी सी जगह बना सकते हैं, आप पार्क में जा सकते हैं, पुश अप, वॉकिंग, पुल अप, स्क्वाट्स, कितनी सारी चीजें हैं जो आप शुरू कर सकते हैं। बॉडी वेट, आप बैंड्स खरीद सकते हैं मार्केट में, बैंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ बैंड्स आते हैं, आप बैंड्स खरीद के शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे पार्क्स में जाएंगे आजकल तो वहाँ पे उनने वैसे ही पुल अप बार्स और डिब्बार्स लगे हुए हैं। गवर्नमेंट काम कर रही है, आपका टैक्स का पैसा लग रहा है कुछ चीजों में, उसको यूज करो, बेशक उसमें जंग लग जाता है वो तो थोड़ा ध्यान से उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेना। लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करने के लिए आपको बस अपने न्यूरॉन्स, दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स है, हाँ माइंडसेट जो न्यूरॉन्स है ना, उनको ज्वाइन करना है और बोलना है कि आज तो मैं चालू करूंगा या करूंगी। हाँ। और एक बार वो आपने शुरुआत कर दी तो बस आपको ये देखना है कि आप 66 दिन तक उसको कंटिन्यू रखें। रोज आपको अपने आप को कुछ ना कुछ गोली देनी है, बोलना है कि भैया मैं ये काम करूं, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ जो है ना वो हम अपने आप से ही बोलते हैं। हाँ। चाहे आप उसको मानो या ना मानो, सबसे ज्यादा झूठ हम अपने आप से बोलते हैं। मैं भी बहुत झूठ बोलता हूँ अपने आप से, यार मैं कल ये करूंगा, आज ये करूंगा, अभी ये करूंगा, अभी ये शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। और वो उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन ये है जो मैंने देखा है कि देखिए हम दिन भर में इतने सारे काम कर रहे हैं और जब हम कुछ टफ काम करते हैं ना जो हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग होता है, डिफिकल्ट काम जो हम करना नहीं चाह रहे हैं, जैसे हम आज बात कर रहे थे कॉफी के ऊपर, कि यार हमारा ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर हमें लगता है यार मेरे को ना, मैंने ये काम करा, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं कुछ रिवॉर्ड करूं अपने आप को। तो रिवॉर्ड क्या है आपका? रिवॉर्ड ये नहीं है कि आप प्रोटीन शेक पी ले या कुछ अच्छा खा ले। रिवॉर्ड यही होएगा कि आप जाके सुट्टा मार लो या कुछ और ऐसा काम कर लो ऐप का जो आपको नहीं करना चाहिए, जो आप करते हैं बट आपको लगता है कि आपको चेंज करना। और हमारे सुनने वालों को मैं बता दूं, ऐप का मतलब पेट के मसल नहीं हुए यहाँ पे। ऐप का मतलब हुआ गलत काम। हिंदी में ऐप का मतलब हुआ गलत काम, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐप कर लूं मतलब ये बोल रहा है कि भैया जाके सेटअप कर लो। तो सेटअप मत करना भैया, ऐप का काम। ऐप का मतलब ये हुआ कि गलत काम। तो माइंडसेट को लेके आगे बात करते हैं थोड़ी, क्योंकि इसका मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माइंड ओवर बॉडी, माइंड ओवर मैटर। आप जगह जगह पढ़ते हैं आपकी ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वही चीज़ डिटर्मिन करेगी कि आप आगे क्या बनते हैं, क्या करते हैं, है ना। तो माइंडसेट कितना इम्पोर्टेंट है और उसको कैसे आगे डेवलप करा जाए, उसके बारे में थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक। तो वॉशरूम ब्रेक के बाद फिर चालू करते हैं जल्दी से। मैं 1-2 चीज़ों के बारे में और बात करना चाहूँगा। रेस्ट और रिकवरी को लेके। रेस्ट के बारे में तो हमने काफ़ी बात करा है, स्लीप के बारे में। रिकवरी को लेके मैं थोड़ी बात छेड़ना चाहूँगा। अब क्या होता है कि ऑब्वियसली अगर आप अपने मसल्स को और बॉडी को तोड़ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो स्लीप तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी चाहिए जो आपके मसल्स को थोड़ा लूज रखें, टाइटनेस और स्टिफनेस हटाए। तो उसको लेके एक तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो तुम्हें तो पता ही है मैं बहुत कम ध्यान देता हूँ उस पर, और अब ध्यान देना शुरू करा है मैंने स्ट्रेचिंग के ऊपर। बहुत लोग सोचते हैं रिकवरी को लेके कि हमें भैया मसाज करवानी चाहिए, और फिर बोलते हैं यार मसाज कराने के लिए हमें तो भैया हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं खर्च करने के लिए मसाज के लिए। बहुत सारे जिम्स के अंदर सोना या स्टीम नहीं होता,
ठीक है, या लोगों के पास उसका एक्सेस नहीं होता। तो मैं 2-3 चीज़ों के ऊपर टच करूँगा, फिर आपका उस पे ओपिनियन लूँगा। पहली चीज़ ये है कि अगर आप मसाज करा सकें तो कोशिश करिए कि हफ्ते में 2 या 3 बार डीप टिश्यू मसाज कराएं। अगर आपके जिम के अंदर सोना है तो स्टीम से ज़्यादा सोना के अंदर बैठिए, क्योंकि हीट का जो इफ़ेक्ट आपके मसल्स के ऊपर होएगा वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। और अगर आप मसाज नहीं करा पाए या नहीं करवा सकते तो फोम रोलर लीजिए जी और उसके ऊपर रोल करिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अपर बैक, लोअर बैक, लेग्स, ग्लूट्स, साइड। फोम रोलर एक बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत सस्ती चीज़ है, जिसकी जो आपके जितने भी मसल के अंदर नॉट्स हैं उनको खोलेगी, पेन रिलीफ करेगी, ब्लड फ्लो बेटर होएगा। और एक चीज़ और जो मैंने देखी है कि कई लोग ये कहते हैं कि भैया आइस बाथ लेनी चाहिए आपको जिम करने के बाद। पहले मैं भी वो करता था, जिम करने के बाद आइस बाथ लेता था, लेकिन मेरे को एज ए प्रैक्टिशनर करके पता लगा कि, और दूसरे लोगों के को सुन के भी पता लगा कि भैया मेरी बॉडी जो है ना स्टिफ हो रही थी आइस जिम करके आइस बाथ लेने के बाद। तो मैंने वो प्रोसेस चेंज कर लिया। मैंने जिम जाने से पहले आइस बाथ लेनी शुरू करी, और जिम के बाद मैंने हॉट शावर लिया। हॉट शावर के बाद आप थोड़ा सा ठंडा पानी अपने ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हॉट शावर जब आप लेते हैं तो आपके पोर्स खुल जाते हैं। पोर्स खुल जाते हैं तो उसकी वजह से बीमार होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ठंडा पानी डालिए, प्लस आपके स्किन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पिंपल्स वगैरह कम होंगे। हॉट शावर के बाद कोल्ड शावर लेंगे तो पिंपल्स कम होंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रिकवरी के लिए, एक आम आदमी के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? स्लीप तो है ही, लेकिन थकान को दूर करने के लिए, मसल्स की एक्स को दूर करने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इससे पहले मैं, आपने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था ब्रेक से पहले, माइंडसेट, पहले मैं उस पर बात करना चाहूँगा। तो माइंडसेट, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नेगेटिव नहीं रखना किसी भी चीज़ को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ना चीज़ों को पॉजिटिव वे में लें। हर एक चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है। अगर आप हमेशा अगर चीज़ों की जो बुरा पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, उसको ही देखते रहेंगे ना, तो आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। आपको चीज़ का पॉजिटिव पार्ट देखना है हमेशा। इससे आपकी ब्रेन साइकोलॉजी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे सपोज मैंने एक रिसर्च देखी थी, उसमें ऐसा होता है कि 2 प्लांट्स होते हैं, तो वो ग्रो हो रहे होते हैं। तो जो बंदा होता है जो उनकी केयर कर रहा होता है रिसर्च में, वो एक को बहुत केयर और बहुत पॉजिटिव वे में ट्रीट करता है, और दूसरे वाले को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। एंड रिजल्ट यही होता है, पानी वगैरह, फूड, न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ बराबर मिलता है, बट ये जो इंटरेक्शन है विद दैट प्लांट वो बहुत डिफरेंट है। एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव वाला प्लांट होता है, जब वो बड़ा होता है तो बहुत एक सुंदर और एक बहुत एनर्जेटिक और बहुत काम उसकी वाइब होती है। वहीं जो दूसरा प्लांट होता है वो बहुत डेड होता है। सेम चीज हमारे ब्रेन के साथ अप्लाई होती है। अगर आप नेगेटिव पे फोकस करने लग जाएंगे ना, तो प्रॉब्लम ये है कि आप फिर चीज़ों में खामियां ढूंढने लग जाएंगे कि मैं ये कर नहीं सकता। सपोज मैं पुशअप नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट केपेबल ऑफ दैट। ये नहीं सोचना है मैं पुशअप नहीं कर सकता, एट द टाइम नहीं कर पा रहे होगे, या फिर कोई मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर पा रहे होगे। एक वो अगर आप प्रैक्टिस करोगे बहुत कंफर्ट जोन में, अगर आप 100% इंटेंसिटी लगा रहे हैं कि मैं 10 मिनट उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसको 5 मिनट कर लो। उसको ईजी बनाओ ताकि वो चीज़ आपको स्ट्रेसफुल ना लगे, राइट। और प्लस उसको, जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी, मूवमेंट का रिग्रेशन होता है हर एक मूवमेंट का, तो आप उस मूवमेंट का रिग्रेस सर्च करो जो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। एक बार रिग्रेशन के बारे में थोड़ा बता दीजिए फिर। रिग्रेशन का कुछ नहीं है, अगर आप कोई भी मूवमेंट लेंगे तो मूवमेंट का क्या होता है ना कि सपोज हम स्क्वाट को ब्रेक डाउन करते हैं, तो स्क्वाट, हम वेटेड स्क्वाट अचीव करना चाहते हैं या फिर फ्रंट स्क्वाट अचीव करना चाहते हैं, डिफिकल्ट है। हम अभी बार को भी अपनी बीट में प्लेस करके प्रॉपर स्क्वाट नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो हम बार हटा देते हैं, सिर्फ बॉडी वेट करते हैं। एट दैट टाइम आप बॉडी वेट स्क्वाट भी नहीं कर पा रहे हो, हम और इजी बना लेते हैं। जैसे आपने लास्ट टाइम कहा था कि स्टिक का यूज कर लिया, और रिग्रेस करते हुए जाएंगे तो हमने
अपने को एक एलिवेशन हाइट के पास खड़ा करा, हम उस पर बैठे और खड़े हुए, एक मूवमेंट को बस इनिशिएट कैसे हो रही है ना, उसको उस पार्ट में डिवाइड करते चले गए, राइट, छोटा बनाते चले गए। स्क्वाट अगर प्रॉपर ऐसा हो रहा है कि नीचे डीप स्क्वाट में जा रहे हो, फिर पूरा खड़े हो रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो अपने हिप्स को, आप एक्सटेंशन वाला पार्ट तो आपका मेन पार्ट है जो आप इजीली कर भी सकते हो स्ट्रेट खड़ा होना, पर वो जो बैठ के खड़े होने वाला जो मूवमेंट है वो अभी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, अभी आप उस चीज में ट्रेंड नहीं है। तो आप अपने आप को इजी बनाए उस चीज को, बैठ के खड़ा होना स्टार्ट करें। ये आप रिग्रेशन के किसी भी चीज पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो आपने कहा एक ज़रूरी चीज़ है। मैं ब्रूस ली को तो हर कोई जानता होगा। ब्रूस ली की एक स्टेटमेंट है कि भैया अपने आप से, अपने बारे में कभी नेगेटिव ना सोचिए। अपने बारे में अपने आप को गाली ना निकालिए, अपने बारे में कुछ नेगेटिव ना सोचिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि भैया बहुत टाइम ये ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक चल रही होती है, ठीक है जी, लेकिन हम अपनी सोच की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना शुरू कर देते हैं जी। आप ये मानेंगे नहीं, लेकिन ये एक्चुअलिटी में होता है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहेंगे ना, तो यूनिवर्स में कुछ पता नहीं क्या है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इकट्ठी होंगी और उन चीज़ों को फिर मटीरियलाइज करना शुरू कर देंगी आपकी ज़िंदगी के अंदर। आप सारा टाइम ये सोचते रहें कि भैया मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, तो आप दुखी ही रहेंगे। हाँ, ठीक है। तो मैं तीसरी चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि भैया हर टाइम पॉजिटिव रहना मुश्किल है हर किसी के लिए, ठीक है। आप सारा टाइम, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी हर कोई यही प्रवचन दे रहा है कि भैया खुश रहो, पॉजिटिव रहो, सोच अपनी बदलो, सारा टाइम पॉजिटिव सोचो। नहीं भैया, नहीं हो सकता, ठीक है। हर किसी के दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि वो आपको तो ये तो बोलते रहते हैं कि भैया पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, लेकिन जब आपके दिमाग के अंदर नेगेटिविज्म भरा हुआ है या है नेगेटिव थॉट्स, तो आप उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है। जो मैंने कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस शुरू करी है, एक वो है कि जबरदस्ती हंसना, ठीक है। अगर आप जबरदस्ती स्माइल भी आप अगर कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग के अंदर, आप ये ट्राई करिए, अब बस स्माइल करना शुरू कर दीजिए और कुछ नहीं करना, आपको अपना थॉट पैटर्न नहीं चेंज करना, आपको बस स्माइल करना है। तो जो केमिकल रिएक्शंस आपके ब्रेन के अंदर और बॉडी के अंदर होना शुरू करती है ना, यू ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट फीलिंग बेटर। जी, ठीक है। ये जो एक तरकीब मैंने आपको बताई है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आपको ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। आपसे स्माइल नहीं, और आप पेंसिल अपने ऊपर डाल के ऐसे करिए, या तो आपको इट विल मेक यू फील बेटर, ठीक है। दूसरी चीज़ और जो कुछ चीज़ें कि देखिए, नेगेटिव थॉट्स हर किसी के दिमाग के अंदर आते हैं, लेकिन अब उनको रोका कैसे जाए मोहित, ठीक है। आपके लिए कुछ चीज़ें काम करेंगी जो दूसरों के लिए नहीं करेंगी, मेरे लिए कुछ चीज़ें काम करेंगी जो दूसरों के लिए नहीं करेंगी। एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, जो मैं अपने आप से बहुत बात करता हूँ अपने दिमाग के अंदर, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं अपने दिमाग के अंदर अपने आप से बहुत बात करता हूँ। जब मेरे दिमाग के अंदर कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, और ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, ये एकदम नहीं होएगा, लेकिन आपको अपने आप से बोलना पड़ेगा, यार कॉन्शियसली स्माइल करिए और उस पैटर्न को ब्रेक करिए, उस थॉट को आपको बस ब्रेक करना है जी। और वो थॉट को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करिए किसी तरीके से, ठीक है। पिक्चर देख लीजिए, डू समथिंग यू लव, हाँ, गो फॉर अ वॉक, जी, ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, जी, बिल्कुल। यू हैव टू, आपको कुछ ऐसा करना है कि वो पैटर्न के अंदर ब्रेक आए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है दुनिया के अंदर, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप ओपरा विंफ्री के बारे में सुना होगा, जी जी जी, है ना। अब अगर बहुत लोगों को ओपरा विंफ्री की कहानी नहीं पता, लेकिन ओपरा विंफ्री की कहानी बहुत ड्रामेटिक लाइफ स्टोरी है कि भैया 13 साल की उम्र में शी वाज रेप्ड, उसके बाद उनका बच्चा हुआ, अबॉर्शन करनी पड़ी, बहुत सारी चीजें, और आज देखिए वो एक ऐसे ओपरा विंफ्री की तरह, ये तो एक कहानी है जी, करोड़ों लोग हैं हमारे, होता है, लोगों को पता भी नहीं, लोगों को पता भी नहीं है उसके बारे में, कि हमारी ह्यूमन बॉडी और हमारा ह्यूमन दिमाग
दिमाग स्पेशली केपेबल है कोई भी शॉक से बाहर निकलने के लिए, अगर आपने उसको ट्रेन करा है। तो आपको अपने एक किस्म से, जैसे आप कुत्ता पालते हैं ना, कुत्ते को लेके आते हैं एक छोटे डॉग को, आप फिर उसको धीरे धीरे करके आप उसको बड़ा करना शुरू करते हैं। अब आप देखेंगे कि कुछ कुत्ते क्या होते हैं, वो आपकी सुनते ही नहीं है। हाँ, वो इधर उधर भाग रहे होते हैं, मतलब काटते हैं लोगों को। ठीक है, वो क्या है कि वो आपकी पर्सनालिटी की एक्सटेंशन है। राइट, वो दिखा रहा है कि भाई मेरा मालिक कौन है। जी, ठीक है। तो उसी तरीके से आपकी ब्रेन भी आपकी पर्सनालिटी की एक्सटेंशन आप ही है, बेसिकली आपकी ब्रेन आप ही है। तो आप उसको जो खिलाएंगे और ब्रेन को कैसे खिलाते हैं, सोच, जो आप सोचेंगे वो आप आगे करेंगे या नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसी चीजें बताइए, जैसे मैंने 2-3 चीजें बताई है, कुछ और ऐसी चीजें बताइए जो इन पैटर्न्स को तोड़े और नए पैटर्न्स को अपने दिमाग के अंदर इवॉल्व कर सके। देखिए, अगर जैसे सपोज अगर कोई चीज हुई जिससे मेरे ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि डिस्ट्रैक्ट करो। ब्रेन की बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि जैसे हम इंस्टाग्राम देखते हैं, हम कंटिन्यूसली अपने दिमाग को हर 30 सेकंड के अंदर उसकी फंक्शनिंग को चेंज करते हैं। सैड हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, या फिर इमोशनल, मतलब इमोशंस ऐसे फ्लो करते हैं। सही कह रहे हैं, राइट। नेगेटिविटी इज ऑल्सो इमोशन। हाँ बिल्कुल जी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि एक ऐसी चीज करने की कोशिश करो। मैं भी खुद ऐसा करता हूँ कि अगर मैं ज्यादा नेगेटिव होता हूँ, जैसे आपने कहा कि अपने आप से बात करो, तो एक बहुत अच्छा तरीका है, मेडिटेशन की प्रोसेस समझ सकते हैं इसको, कि जो चीज आपको लगता है ना कि मोस्ट ऑफ द चीजें जो नेगेटिव होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी नाकामयाबी होती है, जो हम सोच रहे हैं कि हम कर नहीं सकते, या फिर हमें लगता है कि ये ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, मैं इस बेस पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। तो वो खुद की ही सेल्फ एनालिसिस होती है जो आपको नेगेटिविटी की तरफ पुश करती है। कोई आपको कुछ कितना भी कह ले, अगर आपका अपने दिमाग के ऊपर अच्छा कंट्रोल है, या फिर कंट्रोल नहीं कहूँगा, अगर आप अपने दिमाग को अच्छे से समझते हैं कि ये रिएक्शन आएगा ही आएगा, अगर किसी ने मेरे को गाली दी तो मैं गाली दूंगा, या फिर मुझे बुरा लगेगा, मेरे अंदर वो साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, आप फील कर सकते हैं उस चीज को। अगर आप उस चीज को देख सकें तो आपके लिए उसको समझना आसान होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और आप अगर किसी चीज को समझ पाते हैं कि मैंने ऐसा किया, इसके पीछे मेरी क्या रीजनिंग है, तो आपके लिए बहुत आसान होता है कि आप उसको वहां से कहीं और डाइवर्ट कर सकें। आप जैसे अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे देते हैं कि अभी रिएक्ट नहीं करता, बाद में करूंगा। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं ना कि अर्जुन से कि कुछ तो करोगे ही, या तो ये करोगे या नहीं करोगे, पर कुछ तो करोगे ही। राइट। तो ये आपके ही हाथ में फुली कि आप उस नेगेटिव थॉट को फीड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उस टाइम पे अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप वो काम करो जो आपको एक पॉजिटिविटी देता है या फिर आपको पसंद है करना। सपोज आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो और आपके पास खुद का स्पेस है, आपको डांस पसंद है, आप डांस कर सकते हो, मूव कर सकते हो। मूवमेंट क्या होती है ना, आपकी बॉडी में फ्लो करती है, आपके ब्रेन की जो अभी हम ब्लड ब्रेन को फीड कर रहे थे ना खाली बैठ के, जो उसको एनर्जी मिल रही थी इतनी सारी, अब उस एनर्जी को हमने शिफ्ट कर दिया कि अब तेरे पास एनर्जी है बट इतनी नहीं है, अब बॉडी को भी एनर्जी चाहिए क्योंकि वी आर मूविंग दैट थिंग। राइट। तो ब्लड शिफ्ट होने लग जाता है। जब ब्रेन से ब्लड शिफ्ट होता है तो आप ऑटोमेटिकली अपनी एक ओवर थिंकिंग की स्टेट से बाहर आने लग जाते हैं। ओवर थिंकिंग करनी है, आप अपना एक टाइम जोन बनाओ, अपने आप से सवाल करो कि अगर कोई चीज मुझे परेशान कर रही है तो उसका रीजन क्या है। और पता होता है सबको, मैं ये नहीं मानूंगा किसी की बात की कोई कहे कि मैं क्यों परेशान हूँ, मुझे पता ही नहीं। सबको पता होता है, बस आप दिखाना नहीं चाहते या फिर आप अपने आप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपको अंदर ही अंदर पता होता है कि ये वजह है। एक्सेप्टेंस, मेरे ख्याल से एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज, बहुत जरूरी है। तो एक तो एक्सेप्टेंस आपको हेल्प करती है अपने नेगेटिव माइंडसेट को शिफ्ट करने में। दूसरी चीज, आप जैसे आपने ओपरा विनफ्री की बात करी, उनकी एक बुक है व्हाट हैपेंड टू यू। वो बुक एक साइकोलॉजिस्ट के साथ कन्वर्सेशन में है। वो उनको बताता है कि कैसे एक ह्यूमन ब्रेन की डेवलपमेंट होती है और कैसे एक बच्चा पेट से, जब अपने माँ के पेट में होता है, उसके बाद जब तक वो 6-7 साल का हो रहा है या फिर 3-4 साल का ही जब तक वो हो रहा है ना, उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट 70%, 80%। और बच्चे और हम भी वी कैन फील अदर पर्सन्स इमोशन, हमें वो सराउंडिंग्स और हमें फील हो जाता है। जैसे अगर कोई आपका दोस्त या फिर अगर आपके आसपास कोई बंदा है ना और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इफ यू कैन सी दैट थिंग, तो आप देख पाएंगे कि इस बंदे का जो अभी एट द टाइम हो रहा है ना, ये नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, और आप उसी हिसाब से अपने आप, आपकी बॉडी अपने आप उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर जाती है। राइट। अब जब बच्चा
जो है उसको कुछ नॉलेज नहीं है, वो सीख रहा है। अब मोस्ट ऑफ द अभी हमारे पास जो जनरेशन या फिर वो जो भी बच्चे एट द टाइम हैं जो अपनी इन्फेंट स्टेज में, ज़्यादा बड़े नहीं है, 6-7 साल से नीचे, तो उनकी जो कंडीशनिंग हो रही है वो उन्हें लाइफ लॉन्ग फॉलो करेगी। उनका जो चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, जो चाइल्डहुड उनकी जो भी उनकी सीख उनको मिल रही है अपने सराउंडिंग से, क्योंकि बच्चा अपने हिसाब से चूज नहीं कर सकता, उसके पेरेंट्स उसको देंगे या फिर उसकी सोसाइटी उसको देगी। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है आपकी आइडियोलॉजी के ऊपर, आपके माइंडसेट के ऊपर। विद टाइम आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसमें इंटरप्ट करूंगा क्योंकि आपने बिल्कुल ये बात सही कही, और अधिकतर लोग ये सोचते नहीं है और इसके बारे में ध्यान नहीं देते, लेकिन 99% साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो लोगों की है वो उनके बचपन से रिलेटेड, ठीक है। बिल्कुल। अगर आप, और ये एक्सरसाइज मैंने करी है एक किताब पढ़ने के बाद कि भैया, क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, अब कम हुआ है तुम्हें पता है, ठीक है, लेकिन अब वो गुस्सा कहाँ, उसका रूट कॉज क्या है। और अगर आप देखना शुरू करेंगे आप, और इसलिए जर्नलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जर्नल लिखना, अपने विचारों को पेपर के ऊपर डालना, क्योंकि वो आपको सिखाता है बहुत सारी चीज़ें। और आप जब जर्नल करना शुरू करेंगे, आप सोचना शुरू करिए कि बचपन से जहाँ तक आपकी याद पीछे जा सकती है, जहाँ तक आप सोच सकते हैं, द फर्स्ट एक्सपीरियंस, आप उनको लिखना शुरू करिए। और आप फिर लिख के कि मैं ऐसा क्यों हुआ, मेरी फीलिंग क्या थी, मेरे पिताजी ने मुझे ये बोला, मेरी माताजी ने मुझे ये बोला, मेरे दोस्तों ने मुझे बोला, स्कूल में ये हुआ। आप जब वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना शुरू करेंगे ना, और फिर आप देखेंगे कि आज आप क्या हैं और कैसे सोचते हैं और क्या इश्यूज है साइकोलॉजिकल आपके दिमाग के अंदर, उसका रूट कॉज वो है। बहुत सारे लोग जाना ही नहीं चाहते उस रूट कॉज के अंदर। और ये जो आप चीज बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बड़े होके आपको हेल्प करती है अपनी आइडियोलॉजी और अपने माइंडसेट को चेंज करने में। जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि देख नहीं रहा कोई ना सब। हाँ, क्योंकि अब क्यों शॉर्ट हैबिट नहीं, कोई भैया, जहाँ तक मैंने देखा है कि कोई भी, और फिर हम वापस उसी टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि कोई भी ये चीजें ऐसी है जो आपको दुख देती है, टफ है, डिफिकल्ट है, इनको आप कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। आपको पता है कि ये चीजें हुई है, एग्जिस्टेंस में है जी, लेकिन आप इनको कन्फ्रंट नहीं कर रहे, ठीक है। ये नहीं कि आप सबके सामने कन्फ्रंट करिए, अपने आप से। हाँ, अपने आप से तो कन्फ्रंट करिए, इनके बारे में सोचिए। आप जब इनके बारे में सोचना शुरू करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार, ये ऐसे इस वजह से हो रहा है, इस वजह से मैं ऐसे एक्ट कर रहा हूँ, मेरे को ये चेंज लाना है। फिर आप जब अपने बच्चों को, आपके अगर बच्चे हैं तो आप जब उनकी परवरिश कर रहे हैं, उनको बड़ा कर रहे हैं, तो आप ये भी जान सकते हैं कि भैया क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए जी, और क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए। तो एक किस्म से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग माइंडसेट के लिए, अपने दिमाग के लिए, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करें, लिखना शुरू करें। क्योंकि अगर हम वो नहीं, क्योंकि आप एक मार्कस ऑरेलियस मेरे ख्याल से उनका नाम था, और स्टोइक फिलॉसफी के, अगर आप उनकी किताबें पढ़ेंगे तो उनकी किताबें क्या है, उनकी किताबें जर्नल है। बिल्कुल, उन्होंने अपने लिए लिखी थी, वो बाद में लोगों को मिली, और जब लोगों ने पढ़ना शुरू करा तो उन्होंने बोला यार ये बंदा तो, मतलब इसने अपनी जर्नल के अंदर इतना ज्ञान बांटा है जो प्रैक्टिकल है, समझ रहे हैं आप। और पहले तो आपको अजीब लगेगा शायद लिखेंगे आप कि यार मैं क्या लिख रहा हूँ, अपने आप से बात कर रहा हूँ, इनिशियली आपको लगेगा ये क्या है, क्या जो दिया ये नहीं लिखनी, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, अच्छा ये पिछले हफ्ते मैंने, आपको अजीब लगेगा पढ़ के अपनी बातें। लेकिन जितना आप वो जैसे प्रैक्टिस, जितना आप वो करना लगेंगे ना, और जब आप वो लिखने, पहली चीज तो आप जो फोकस करेंगे, फील करेंगे, जैसे ही आप लिखेंगे आपको अजीब तो लगेगा, लेकिन फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगना लगेगा। हाँ, 5 मिनट के बाद रिकवरी कम्स, और वहाँ रिकवरी आती है जी, सही। तो अगर आप लोग जर्नलिंग नहीं कर रहे, जो सुन रहे हैं, तो प्लीज किसी किस्म की जर्नलिंग रोज शुरू करिए, चाहे वो 4 लाइनें लिखनी हो या बोलना हो, और उसको फिर हर हफ्ते सुनिए। एंड दिस इज फॉर योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत लोग फिजिकली बहुत अच्छे लगते हैं,
बहुत अच्छे लगते हैं मेंटली फक्ड अप, लेकिन मेंटली दे फक्ड। समझ रहे हो आप? जैसे ये आजकल आप देखेंगे कि बहुत लोग इंस्टाग्राम पे बहुत खूबसूरत दिखते हैं जी, और जब आप उनसे मिलते हैं तो आप बोलते हैं भैया ये क्या है ये क्या, ये तो धोखा हो गया। समझ रहे हो? तो वही चीज होती है कि बहुत लोग अपनी बॉडी तो बना लेते हैं, बाहर के ऊपर काम करते हैं, बाहर चीजों को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं, लेकिन अंदर दिखावटी हो गया। दिखावटी नहीं, अंदर उनका मतलब है ही नहीं, खोखले हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, जो दिखता है वो बिकता है हमारे और दिल्ली ऐसे शहर के अंदर तो क्या है कि भैया यहाँ पे तो जो दिखता है वही बिकता है। हाँ, और बाहर पीछे क्या हो रहा है किसी को ध्यान नहीं देना। रिप्रेजेंटेशन और विजुअल सेंसेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंस इस चीज को। इसको कहते हैं हैलो इफेक्ट। हेलो, ठीक है, हैलो इफेक्ट का मतलब ये है कि भैया अगर आप स्टेज पे खड़े हुए हैं और कोई बहुत खूबसूरत लड़का बॉडी के साथ आके बात कर रहा है, वो बकचोदी भी कर रहा है ना, तो अधिकतर लोग उसकी बात मान जाएंगे क्योंकि भैया यार ये। हाँ। और कोई दूसरा आया जो इतना गुड लुकिंग नहीं है, ठीक है, उसकी बात नहीं सुनेंगे लोग इतना। हाँ। और आप ये अधिकतर देखेंगे कि जितने इन्फ्लुएंसर मान लो या जो गुड लुकिंग लोग हैं, हर कोई उनकी तरह बनना चाहता है जी, ठीक है, हर कोई उनकी तरह दिखना चाहता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, लेकिन वो ये समझते नहीं है कि भैया अगर आप अंदर से ही उल्टे हो ना तो बाहर तो कुछ नहीं होना। 2-4 दिनों के बाद लोगों को पता चल जाएगा आपकी असलियत क्या है। जी जी, ठीक है, फिर आपकी खूबसूरती और आपका 6 पैक या आपका पिछवाड़ा काम नहीं आएगा, कोई नहीं देखेगा। कोई नहीं देखेगा। तो माइंडसेट, मैं अब वापस आना चाहता हूँ। मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछा था रिकवरी के लिए, क्योंकि अभी आपको आपके टांग में चोट लगी, राइट 2 दिन पहले। हाँ, 2 दिन पहले। तो जरा लोगों को बताइए कि भैया अगर किसी को चोट लग जाए या वर्कआउट के बाद रिकवरी कैसे करनी चाहिए। देखिए, अभी 2 दिन पहले जैसे मैंने आपको बताया कि क्या हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ। अब मैं उस दिन से लेके आज 2 दिन बाद, उस दिन और नेक्स्ट डे मैं अपनी लेग को नी से बिल्कुल बेंड नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल स्टिफ थी। आपने देखा था कैसे चल रहा था। बट एट द टाइम अभी हम नीचे तक वॉक करके आए हैं और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ उस चीज़ में, और वो इतना डिफिकल्ट था मेरे लिए 2 दिन पहले। और अगर शायद मैं लेटा रहता तो शायद वो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक ऐसे ही रहता। मुझे बोला भी काफ़ी लोगों ने, बट मैंने अपने पेन को थोड़ा सा सहते हुए ट्राई करा कि मैं थोड़ा मूव करूँगा। एक्सट्रीम तो बिल्कुल नहीं गया, मैं वर्कआउट बंद कर दिया। आई वाज डूइंग माय वर्कआउट, बट मैं सिर्फ कोर रिलेटेड और बॉडी वेट मतलब हैंगिंग वगैरह प्रैक्टिस कर रहा था। लेग्स को बिल्कुल सेपरेट रख दिया, सिर्फ वॉकिंग कर रहा हूँ। तो होता क्या है ना कि जब आपने कोई वर्कआउट किया, ठीक है, अब आपकी बॉडी स्टिफ हो गई है, सोर हो गया, या फिर आपने कोई भी एक्टिविटी करी, आप सोर फील कर रहे हैं। एक्टिवली जब आप बॉडी को मूव करना स्टार्ट करते हैं ना, लो इंटेंसिटी पे, लो इम्पैक्ट, राइट, कि आपके लिए स्ट्रेस नहीं है वो बिल्कुल, तो ब्लड फ्लो होना स्टार्ट करता है और बॉडी में सारे काम, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मान लीजिए ब्लड को, जितना मूविंग रहेगा ना आपका बॉडी में आपका ब्लड, आप उतना हेल्दी फील करेंगे, आपकी ओवरऑल बॉडी उतना ज़्यादा हेल्दी होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने कोई भी वर्कआउट किया उसके बाद, या फिर कोई भी आपको स्ट्रेस, कोई भी चीज़ है, अगर आपकी तबीयत भी खराब है, अति नहीं करनी किसी चीज़ की। अति जब आप एक्सट्रीम्स पे जाने लग जाते हैं ना, तो आप बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। अति का मतलब समझाइए लोगों को, कुछ लोगों को पता ना हो कि अति का मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि जैसे आपके अगर चोट लग गई और आप अपने आप को अंधा करके कि नहीं कुछ नहीं होता मेरे, और आप जाके स्क्वाट्स मारने लग गए। जब नहीं हो रहा बैंड तो मत करो, वॉक कर सकते हो, कंफर्टेबल हो, वॉक करो, ब्लड फ्लो होगा। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, 2 दिन में मेरे को ऐसा लग रहा था कि कम से कम 1-1.5 हफ्ता मुझे लगेगा आराम से, क्योंकि वो जो इम्पैक्ट था इंजरी का बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो ऐसा था कि मैं उस टाइम पे तो 5 मिनट के लिए एकदम शॉक था, और फिर धीरे धीरे करके मैंने उस टाइम पे भी, मैं आई वाज वॉकिंग एट दैट टाइम, वॉक करके 3-4 किलोमीटर वॉक करके जब मैं वापस आया हूँ, उस टाइम पे बहुत स्टिफनेस थी, नेक्स्ट डे रही। बट आज मैं जैसा फील कर रहा हूँ कि मैं कंफर्टेबल हूँ, अपनी नी को बेंड कर पा रहा हूँ। तो एक्टिव रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम ये सोचते हैं कि अगर मुझे रेस्ट करना है या रिकवरी करनी है ना, तो मैं लेट जाऊंगा और बस पड़ा रहूंगा, उससे रिकवरी नहीं होने वाली। बॉडी में ब्लड को मूव करो, आप अपने आप को एक रूटीन में डालने की कोशिश करो कि मैं ट्राई करूंगा थ्रू आउट द डे मैं कितना एक्टिव रहता हूँ। एक्टिव इन द सेंस कि मैं बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं लेजी नहीं हूँ। अगर बैठे भी हो तो मैं कितना अपराइट हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप थ्रू आउट द डे ऐसे अपराइट बैठे रहेंगे, बट आपको पता होना चाहिए मैं कैसे बैठा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मैं 2 घंटे से बैठा हूँ, मैं 10 मिनट का 15 मिनट का एक वॉक कर लेता हूँ। हर किसी के पास इतना स्पेस होता है, खड़े हो सकते हो, खड़े खड़े टांगे उठा लो, कोई बड़ी चीज नहीं है। बट
एक्टिव रिकवरी आपके लिए, हर किसी के लिए बहुत यूजफुल है, आपके ब्रेन को भी फ्री करती है, जैसे सर बता रहे थे माइंडसेट एक। और ये कहीं ना कहीं जो नेगेटिव उसके बारे में हम बात कर रहे थे, मैं दोबारा उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा। कहीं ना कहीं जब हम अपनी नेगेटिव साइड देखने लग जाते हैं ना, चीज़ों के इम्पैक्ट को या आउटकम को नेगेटिवली जज करने लग जाते हैं ना, तो वो हम उस बेसिस पे करते हैं जिसको हम जानते हैं, जो हम मानते हैं कि ये चीज़ ऐसे होती है और ये इस तरीके से नहीं हो रही है, इसलिए नेगेटिव वे में हो रही है। एक बात हमेशा याद रखना कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट 5 मिनट्स लेटर, आपको नहीं पता क्या होने वाला 5 मिनट बाद। इस चीज को जितना समझ जाओगे ना, प्रेजेंट में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप पास्ट और फ्यूचर में जितना मूव करते रहोगे ना, उतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए किसी भी हैबिट को एट द टाइम अप्लाई करने में। कि अगर आपको कोई भी रूटीन बिल्ड करना है और आप ये सोच रहे हो मैं कल करूंगा, कल आएगा ही नहीं, कभी नहीं आता। और सोचने से प्रॉब्लम दूर नहीं होती। हाँ, कुछ नहीं होता, सोच के आप बैठ के आप बन जाइए वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट, बनेंगे थोड़े, सोच लिया मैंने कर लिया। इस बात पे मैं सोक्रेट्स का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, उसको फांसी दे रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके आइडियोलॉजी के ऊपर। वो बंदा कहता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग जो मैंने सुनी है। और हर किसी को ये चीज अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए कि मैं नहीं जानता, ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग। क्योंकि हम स्ट्रेस ही उसी चीज का, या फिर हम नेगेटिव साइड, या फिर हम कोई भी, जैसे अगर किसी से कोई बात हुई हमारी, सपोज किसी फ्रेंड से बात हो रही है और आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब आपके बीच में थोड़ी सी बात बिगड़ी है और अभी आपकी बात नहीं हो रही, आपको उसने कुछ नहीं बोला है, बट आप अपने दिमाग में 10 तरीके के थॉट बना चुके हो कि ऐसा हो रहा है, उसकी ये गलती थी या मेरी ये गलती थी, या फिर वो ऐसे कर रहा है। आपको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ आपकी जो आइडियोलॉजी, जो भी आपके दिमाग में आपकी एक मेमोरी है ना, उसके थ्रू आप ये कर रहे हो। और यहाँ पे स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्लीप और एक चीज और मैं बोला ना, कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम है कि अगर किसी के साथ आपकी, जैसे आप कह रहे हैं दोस्त के साथ है, किसी के साथ भी आपकी प्रॉब्लम कुछ चल रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो 99% मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए होती है कि आपकी कम्युनिकेशन चैनल्स बंद हो जाती है, ओपनली कम्युनिकेट नहीं कर रहे एक दूसरे को। कम्युनिकेशन से ज्यादा, जैसे आपने कहा सोक्रेटिस का, कि भैया दोनों आदमी या तो सुनने के लिए तैयार नहीं है और बोलना ही चाह रहे हैं, या एक आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ बोलना चाह रहा है। तो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर किसी की सुनिए, करिए अपनी। अगर आपको ठीक लग रहा है कोई कुछ कह रहा है, हर किसी की सुनिए, लेकिन करिए अपनी। मैं रिकवरी पे फिर वापस आऊंगा, क्योंकि करीबन 15 साल पहले एक मेरा बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 6 to 8 months में हॉस्पिटल के अंदर था। पूरा का पूरा मेरा राइट शोल्डर जो है, हाँ, वो रिकंस्ट्रक्ट हुआ, उसके अंदर प्लेट लगी हुई है। हाँ जी। तो मैंने उस टाइम जब मैं निकला तो मेरे डॉक्टर ने, और मैं उससे पहले लिफ्टिंग कर रहा था, हैवी लिफ्टिंग, तो बल्की था मैं, तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि मैं बोला ये क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या नहीं कर सकता यार, मेरे को बताओ। बोलता भैया तुम वजन तो कभी नहीं उठा सकते, भूल जाओ। मैंने उससे पूछा, मैंने अच्छा ठीक है। तो उसके करीबन हॉस्पिटल से निकलने के करीबन 8 महीने के बाद मैं पहली बार जिम गया, ठीक है। और जिम पे मैंने फिर ध्यान देना शुरू करा, और धीरे धीरे करके जब मैं उस डॉक्टर के पास मैं कभी वापस ही नहीं गया ऑपरेशन के बाद, चेकअप के लिए कभी भी नहीं गया। ऐसा हुआ कि वो डॉक्टर मेरी मदर का बाद में 5 साल बाद या 8 साल बाद जाके मेरी मदर का फ्रेंड बना, और मेरी मदर ने मेरे को फोर्स करा कि एक बार जाके तुम अपना शोल्डर दिखा ले, 12 साल इंजरी के बाद, कि भैया तू जाके दिखा ले। तो मैं चला गया, तो वो हैरान हो गया मेरे को देख के। वो बोलता है यार तुम वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैंने हाँ, अब कॉन्स्टेंट पेन तो नहीं है, लेकिन मेरे शोल्डर में पेन रहती है, तुम्हें पता है, हाँ, और मोबिलिटी भी कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने लिए कोई बैरियर नहीं बना रखा। हाँ, मैंने कोई अपने लिए कोई इमेजरी, ये नहीं कि क्योंकि मेरे में इंजरी है तो मैं ये नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ चीज नहीं कर सकता तो मेरी बॉडी मेरे को बता देगी, बिल्कुल कि ये तुम नहीं कर पा रहे, रुक जाओ, ठीक है। और मेरी बॉडी पेन होएगा, जॉइंट में पेन होएगा, कुछ होएगा, तो मैं इंडिकेट करेगी। फिर मैं उसके पीछे जाऊंगा, मैं यार क्या इशू है जी। जैसे तुमने बताया कि मानिक सर आपका इशू है, मोबिलिटी कम है शोल्डर में, मोबिलिटी इंक्रीज करो। तो फिर हम मोबिलिटी के ऊपर काम करने शुरू करें। वाली चीज आती है, आप मेरे से पूछ रहे ना एक्सप्लेनेशन क्या, अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही आपको इस रेंज ऑफ मोशन से ज्यादा, सपोज एक एग्जांपल के लिए, तो आप उससे बाहर अभी मत जाओ, सिंपल एज दैट। तो ये जो चीजें है ना, ये क्या होता है कि ईगो एक ऐसी चीज है जो बहुत चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती है। और हम ईगो सबसे ज्यादा कहाँ देखते हैं? जिम में।
जी। ईगो लिफ्टिंग, भैया लड़की आई है सामने, वजन उठाओ, ठीक है, या भैया मेरे को यूट्यूब के लिए या इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाना है, मैं तो दिखाऊंगा कि मैं बहुत वजन उठा रहा हूँ, हैवी उठा सकता हूँ, ठीक है। तो ईगो के ऊपर कंट्रोल करना, अपनी ईगो के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में आपको पता नहीं है कि कौन क्या है, ठीक है। आप किसी से कुछ गलत बोल दें, जैसे आपने बात करी थी कि भैया अब जैसे मेरे अंदर गुस्सा है तो मैं बोल देता हूँ, लेकिन अब प्रैक्टिकली मेरे को ये पता है कि भैया मेरे को रिएक्ट नहीं करना जी, आपको ये सीखना, रिस्पॉन्ड भी नहीं करना, ठीक है, एट द सेम टाइम मेरे को भैया कई बार मुझे लगता है कि अब बेस्ट चीज ये है कि चुप रहो, राइट। अधिकतर टाइम में बेस्ट चीज ये है कि चुप रहो, बोलने दो, ठीक है। आप कौन हो, क्या करते हो, वो आपका काम दिखाएगा, राइट। आप समझ रहे हैं। तो माइंडसेट तो एक ऐसी चीज है कि हम मेरे ख्याल से इसके ऊपर 50 एपिसोड करके इतनी सारी चीजों के अंदर डीपली जा सकते हैं जी। अब थोड़ी सी मैं 2 चीज़ों के बारे में और बोलना चाहूँगा। पहले तो मैं जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो इसको कर रहे हैं, इकोवाइज वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहूँगा, जिसके माध्यम से ये पॉडकास्ट आपके पास लाया जा रहा है। इकोवाइज वेस्ट मैनेजमेंट एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वेस्ट कलेक्ट करती है। नेशनल प्रेजेंस है, 18 से ज़्यादा शहरों में इसका काम है। www.ecowise.net.in अगर आपकी कंपनी कचरे से संबंधित, रिसाइकलिंग से संबंधित, वातावरण से संबंधित कोई सोल्यूशन ढूंढ रही है तो प्लीज़ इकोवाइज वेस्ट मैनेजमेंट की वेबसाइट पे जाके उनके बारे में पढ़िए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि स्किन द कैट पॉडकास्ट तो है ही, लेकिन अगर आप इसका पूरा नाम देखेंगे तो स्किन द कैट लाइफस्टाइल एंड फिटनेस है। हमारा आइडिया इस पॉडकास्ट को शुरू करने का ये था कि हम एक तो अवेयरनेस क्रिएट करें, प्लस जो हमारे बारे हम हमारे दिमाग के अंदर बात है हम वो आप तक लेके आए, फिटनेस को लेके और लाइफस्टाइल को लेके। लाइफस्टाइल हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये स्किन द कैट फिटनेस अब एक क्लोथिंग लाइन भी लेके आएगा बहुत जल्द। मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में हम इसको लॉन्च कर देंगे, एक्टिव वेयर और जिम वेयर की क्लोथिंग लाइन, जो कि बहुत यूनिक होएगी। और मेरे ख्याल से अगले 1 महीने के अंदर आप लोग हमारे जो सोशल मीडिया के पेजेस है उसके ऊपर कुछ सैम्पल्स इसके देखने शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ जो हम इसमें लेके आना चाह रहे हैं वो है न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हमने बात करी है कि आज की डेट में आपको पता है कि अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा चल रही है हर चीज़ के अंदर। आपको पता नहीं है आप जो डब्बे पे लिखा हुआ है वही डब्बे के अंदर है या नहीं है, स्पेशली प्रोटीन और सप्लीमेंट्स को लेके। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ टाई अप करें जहाँ पे आपको अनअडल्ट्रेटेड प्योर not only supplements but also vitamins और न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो। अब हम वापस अपने पॉडकास्ट की तरफ आते हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। जैसे कि हमने पिछली बार भी बोला था, अगर आपको लगे कि पॉडकास्ट में कुछ चीज़ें हैं जो आपको जिसके बारे में आप और जानना चाहेंगे तो प्लीज़ हमारे को info@skindthecatfitness.com पे ईमेल करिए या स्पॉटिफाई के पॉडकास्ट में कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स डालिए कि आपको अच्छा क्या लगा, यूट्यूब पे बुरा क्या लगा, और किन चीज़ों के बारे में आप हमसे सुनना चाहेंगे। और प्लीज़ पॉडकास्ट को लाइक और सब्सक्राइब करिए। नया पॉडकास्ट है, मेरे ख्याल से अभी तक सब्सक्राइबर्स भी नहीं होंगे लेकिन हाँ हम वेट करेंगे कि सब्सक्राइबर्स की घंटियाँ बजनी शुरू हो। मोहित, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बस पॉडकास्ट एंड करते हैं। मैं बस कुछ चीज़ें हैं लोगों को अपनी तरफ से, मैं एक रूटीन अगर कोई बिल्ड करना चाहता है और वो कुछ चीज़ें अगर अप्लाई करना चाहता है फॉर गेटिंग फिट, और अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए, तो मैं अपनी तरफ से लोगों को ये कहना चाहूँगा कि
आप ट्राई करो कि आप किसी भी ऐसे काम को जहाँ पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप उस काम को परफॉर्म करने की कोशिश करो। या फिर कोई आर्ट अगर आपको पसंद है, खाना भी खा सकते हो, मेरे को खाने से भी कोई इश्यू नहीं है, कुछ भी खाओ। एटलीस्ट आप जब खा रहे हो, हैव दैट फूड्स अरोमा। आपको फील होना चाहिए कि आई वांट टू ईट दैट थिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आ गया, खा लिया, फ़ोन चला रहे हैं। एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो आहार ले रहे हैं उसको किस माइंडसेट के साथ ले रहे हैं। एक आप अपनी लाइफ में वॉकिंग रूटीन ऐड कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वॉकिंग हमारे लिए बहुत बेसिक फंक्शन है। अब हम कार्स यूज़ करने लग गए हैं, अब हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे डेली लाइफस्टाइल को इजी बना देते हैं, बट वॉकिंग को आप नहीं चेंज कर सकते। वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ये जो वॉकिंग मेडिटेशन मैंने आपको बताया, आप उस पर जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, यू विल सी द चेंजेस, आपको समझ भी आएगा। और सबसे बेस्ट वही है अगर आप 15 मिनट अपने आप को रात के डिनर के बाद दे पाएँ। इट विल हेल्प योर डाइजेशन, इट विल हेल्प यू इन मैनी वेज। आपकी स्लीप बेटर होगी, स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करो, एंड लिव वेल। थैंक यू एवरीवन। और हमारे पॉडकास्ट को सुनते रहो। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, नमस्ते। नमस्ते।